हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th की हिस्ट्री। चैप्टर नंबर हमारा है 6, मूल निवासियों का विस्थापन। इसको यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ध्यान से आपको देखना है। इस चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं सारे टॉपिक आपको कराऊंगा, ठीक है। ये एनसीईआरटी से करा रहा हूँ मैं। अगर आप सीबीएसई, आरबीएसई, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड या फिर किसी भी स्टेट बोर्ड से हो जहाँ पर आपका एनसीईआरटी का सिलेबस चलता है, तो हर जगह ये वीडियो काम आने वाली है। क्योंकि कई बच्चे पूछते हैं कि सर ये आप किस बोर्ड के लिए बना रहे हो, तो एनसीईआरटी से करा रहा हूँ। सभी बोर्ड में काम आएगा क्योंकि हर जगह यही सिलेबस चलता है, ठीक है। एक बार आप देख लीजिए टेलीग्राम ग्रुप क्लास 11 ESP, इस नाम से हमारा टेलीग्राम पे ग्रुप है। उसको आपको ज्वाइन करना है और ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद आप वहां से पीडीएफ को फाइल्स के ऑप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट में जाके भी पीडीएफ नोट्स जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपको गूगल पे जाके eklavyastudypoint.com सर्च करना है। तो चलिए देखते हैं एक बार सिलेबस। ये जो आपकी बुक है इसमें टोटल 7 चैप्टर है और 5 चैप्टर तो हम कर चुके हैं। आज हम छठा चैप्टर करने वाले हैं, ठीक है। छठा चैप्टर हो जाएगा, फिर हमारा बस एक ही चैप्टर बचेगा, उसको भी हम जल्दी कवर कर लेंगे। तो देखिए इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है। तो इस चैप्टर में हम अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी थे उनके इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और चैप्टर का नाम है मूल निवासियों का विस्थापन। मूल निवासी कौन होते हैं? जो किसी स्थान पर कई पीढ़ियों से रह रहे होते हैं, वो ओरिजिनल वहीं के रहने वाले होते हैं, वो मूल निवासी हैं, ठीक है। लेकिन जब कोई दूसरा व्यक्ति, जैसे मान लो ब्रिटेन से कोई ऑस्ट्रेलिया चला जाए, तो वो वहाँ का मूल निवासी नहीं हो जाएगा, वो तो ब्रिटेन का मूल निवासी है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पे मूल निवासी तो समझ में आ गया होगा। अब मूल निवासियों के विस्थापन यानी मूल निवासियों को बेचारों को अपनी खुद की जगह छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा, ठीक है। यानी उनका उस जगह से विस्थापन कर दिया गया। तो इसको हम यहाँ पे समझेंगे पूरे चैप्टर के अंतर्गत, ठीक है। चलिए समझते हैं। देखिए 18वीं सदी से दक्षिण अमेरिका के और भी हिस्सों में तथा मध्य और उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन इलाकों में, ये जितने भी इलाके बताए गए हैं, इन सभी इलाकों में जो यूरोपियन थे, यूरोप से लोग आके बस गए थे, जो कि अप्रवासी थे, ठीक है। बाहर से आए हुए, जैसे मान लो यूरोप जो है वो एक अलग महाद्वीप है। अब यूरोप से आ रहा है कोई अमेरिका में, कोई अफ्रीका में, ठीक है, कोई ऑस्ट्रेलिया में, कोई न्यूजीलैंड में, तो वो व्यक्ति रहने वाला कहाँ का माना जाएगा? वो रहने वाला तो यूरोप का माना जाएगा। लेकिन वो आकर इन जगहों पे बसने लगे थे। अब यहाँ पे जब वो लोग आके बसने लगे, तो यहाँ के जो पहले से रहने वाले लोग थे, जो मूल निवासी हैं यहाँ के, उनको प्रॉब्लम होने लगी। तो क्या प्रॉब्लम थी, उसी के ऊपर ये चैप्टर हमारा पूरा डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो इस कारण वहाँ के बहुत से जो मूल निवासी थे उनको दूसरे इलाकों में जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। यानी जो वहाँ के रहने वाले थे उनको ही दूसरी जगह पे जाना पड़ रहा है, और वो बाहर के अप्रवासी आके यहाँ पे बस रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं, ठीक है। इसी को समझना है हमको। यूरोपीय लोगों की ऐसी बस्तियों जो जहाँ पे वो लोग रहा करते थे, इनको कॉलोनी या उपनिवेश कहा जाने लगा था, ठीक है। अब एक चीज समझनी है आपको। कॉलोनिज्म आपने पढ़ा होगा, उपनिवेशवाद आपने पढ़ा होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? अब देखो यूरोप के लोग हैं, मान लीजिए यूरोप के लोग हैं, मान लीजिए अंग्रेज हैं, ये जाके अमेरिका में या ऑस्ट्रेलिया में बस गए हैं, ठीक है। अब जिस क्षेत्र में ये बसे हैं, यहाँ पे पहले ये बस गए, बाद में इन्होंने उस क्षेत्र में अपना शासन ही स्थापित कर लिया, यानी वो क्षेत्र अपने कब्जे में ले लिया। तो वो क्या कहलाएगा? वो कॉलोनी कहलाएगा, ठीक है। उनकी कॉलोनी कहलाएगा या फिर उनका उपनिवेश कहलाएगा। उपनिवेश क्यों कहलाएगा भाई? अब देखो, मान लो अगर ये केवल जाके बस गए होते, शांति से रह रहे होते, उनके हिसाब से रह रहे होते, जो वहाँ के मूल निवासी हैं, वहाँ के ओरिजिनल लोग हैं, तो वो उपनिवेश नहीं कहलाता। लेकिन जब वो वहाँ पे जाके बस गए, उनको ही भगाना शुरू कर दिया है, उन पे अपना शासन जमाना शुरू कर दिया है, उन पे अपना अधिकार कर लिया है, तो ऐसे में वो उपनिवेश हो गया। क्योंकि उनको आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, राजनीतिक रूप से, हर प्रकार से कहीं ना कहीं ये जो बाहर के लोग हैं वो उनको प्रभावित कर रहे हैं, ठीक है। तो ये उनका क्या हो गया? उपनिवेश हो गया। जब यूरोप के द्वारा बनाए गए ये उपनिवेश स्वतंत्र हो गए, तो इन्हें राज्य या देश का दर्जा हासिल हो गया। यानी कि यूरोप जो है, यूरोप ने जो ये उपनिवेश बनाए थे, यानी जिन क्षेत्रों पे कब्जा करके अपना शासन चला लिया था, जब बाद में यही शासन आजाद हो गए, ठीक है, यही क्षेत्र आजाद हो गए, तो ये क्या कहलाए? या तो इनको राज्य या फिर देश का दर्जा मिल गया। अब आपको हो सकता है यहाँ से थोड़ा सा समझने में कंफ्यूजन हो, मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए आपने पढ़ा है हमारा देश भारत गुलाम था, ठीक है, अंग्रेजों का गुलाम रहा है। तो हमारा देश जो गुलाम रहा था, यानी यूरोप से लोग आए थे, ठीक है। यूरोप का देश था ब्रिटेन, ब्रिटेन से लोग आए थे, ब्रिटिश कंपनी आई थी भारत में व्यापार के लिए, और धीरे धीरे उसने क्या करा? भारत को अपने कब्जे में ले लिया, भारत में अपना शासन ही चलाना शुरू कर दिया। तो भारत क्या बन गया? भारत
यूरोप का यानी ब्रिटेन का उपनिवेश बन गया। ठीक है, गुलाम रहा। मान लीजिए 200 सालों तक हमारा देश यहाँ पे गुलाम रहा। किसका गुलाम रहा? अंग्रेजों का गुलाम रहा, ये आप सभी जानते हैं। फिर बाद में जब अंग्रेजों की गुलामी से 1947 में अपना देश आजाद हो गया, तो ये क्या कहलाया? ये स्वतंत्र देश या स्वतंत्र राज्य कहलाया। ठीक है, स्वतंत्र देश हो गया। तो वही चीज आपको यहाँ पे समझाई जा रही है, बिल्कुल सेम है। आई होप आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। देखिए, 19वीं और 20वीं सदी में एशियाई देशों के लोग भी इनमें से कुछ देशों में आ बसे। ठीक है, फिर 19वीं 20वीं सदी में एशियाई देशों के लोग भी यहाँ पे आके बसने लगे। आज ये यूरोपीय और एशियाई लोग इन देशों में बहुसंख्यक हैं। सोचो, बाहर से आए हुए लोग जो यहाँ बस गए थे वो बहुसंख्यक है, और जो वहाँ के खुद के निवासी थे उनकी संख्या वहाँ पे कम हो गई है। ठीक है, यानी वहाँ के जो मूल निवासी थे उनकी संख्या कम रह गई है। वो शहरों में मुश्किल से ही नजर आते हैं, और लोग भूल गए हैं कि कभी देश का अधिकांश हिस्सा जो था, ठीक है, अधिकतर जो हिस्सा था वो इन मूल निवासियों के कब्जे में रहता था। मूल निवासियों का ही ये देश हुआ करता था। अब वहां से मूल निवासी गायब, और अंग्रेज आपको दिखेंगे, एशिया के लोग दिखेंगे, उनकी संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है। तो ये हो गया था यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ की कई नदियों, शहरों इत्यादि के जो नाम थे, जो देसी नामों से बने हुए थे, यानी जो उनके पुराने नाम हुआ करते थे। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में ओहियो, मिसिसिपी और सिएटल, कनाडा में ये स्काचेवान, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में वोलोंगोंग और परामत्ता। ठीक है, ये कुछ नाम हैं जो आपको समझने हैं। ये 20वीं सदी के मध्य तक अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को इतिहास की पाठ्यपुस्तक में ये बताया जाता था कि किस तरह यूरोपियन ने उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया की खोज करी थी। ठीक है, इतिहास की किताबों में क्या बताया जाता था? यही पढ़ाया जाता था कि जो यूरोप के निवासी थे, यूरोप में रहने वाले लोग थे, उन्होंने कैसे उत्तरी और दक्षिण अमेरिका की खोज करी, उन्होंने कैसे ऑस्ट्रेलिया को खोजा, ये बताया जा रहा था किताबों में। ठीक है, उनमें यहाँ के मूल बासिंदों का कभी जिक्र ही नहीं होता था। कभी ये बताया ही नहीं जाता था कि जो यूरोप के लोग हैं, जो वहां पे जाके खोजा, ये बताया जा रहा है इन्होंने खोज करी, खोजा, वहां पे गए, वहां पे बसे, उन लोगों को उस क्षेत्र पे कब्जा करा, उन लोगों को वहां से निकलने के लिए मजबूर करा। ये कभी भी इतिहास की किताब में नहीं बताया जाता था। बस ये बताया जाता था इन्होंने उस क्षेत्र को खोजा है। ठीक है, मूल निवासियों की तो कोई चर्चा ही नहीं होती थी इतिहास में। और इसमें यह बताया जाता था कि यूरोपीय लोगों के प्रति उनका रवैया शत्रुपूर्ण था। यानी यूरोप के लोग जब जाते थे इन नई जगहों पे, तो यहाँ के जो मूल निवासी वगैरह होते थे वो इनसे दुश्मनी वाला व्यवहार करते थे। ठीक है, ये ऐसा बताते थे। ये नहीं बताते थे कि इन्होंने उनकी जमीन कब्जा ली, उनको वहां से भागने पे मजबूर करा, उनका शोषण किया, ऐसा नहीं बताया जाता था। बस ये बता देते थे कि उन लोगों का व्यवहार उनके साथ गलत था। सोच रहे हो कि क्या होता था? कोई मतलब उसकी एक तो उनकी जगह में जा रहे हो, उनको वहां से भगा रहे हो, ऊपर से कह रहे हो कि वो तुम्हारे साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार कर रहे हैं, नहीं तो फिर क्या तुम्हें वो तुम्हारा स्वागत करेंगे, तुम्हें मतलब वहां पे कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे? इस तरीके की बातें इतिहास की किताबों में मिलती थी। अब देखो, 1840 के दशक से ही अमेरिका में मानव विज्ञानियों ने उनका अध्ययन आरंभ करा। अब 1840 के दशक में जो मानव विज्ञानी थे अमेरिका में, ठीक है, उन्होंने उनका अध्ययन शुरू कर दिया, और 1960 के दशक से इन मूल निवासियों को अपने इतिहास को लिखने या बयान करने का के लिए प्रेरित करा। ठीक है, इन्होंने क्या करा, जो मूल निवासी रहते थे उन मूल निवासियों पे कोई बात नहीं करता था, लेकिन ये जो अमेरिका के मानव विज्ञानी थे इन्होंने मूल निवासियों पे चर्चा करी, उन पे बात करी, उनका इतिहास लिखने की कोशिश करी, और जो मूल निवासी वहाँ कुछ बचे होंगे उनके बयान भी, ठीक है, बयान करने, उनको बयान देने के लिए प्रेरित करा कि बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है, कैसे हुआ है, वो सारी बातें। आज इन मूल निवासियों द्वारा लिखे गए इतिहास और कथा कृतियों को पढ़ना संभव है। आज के समय में ये इतिहास मिल जाएगा। अगर मान लो ये मानव विज्ञानी नहीं होते, इन्होंने ये कोशिश नहीं करी होती, तो आज भी इतिहास में यही पढ़ाया जाता कि यूरोप के लोगों ने खोज करी, वो बहुत अच्छी जगह थी। मूल निवासियों के बारे में कुछ नहीं बताते, बाकी सारी बातें बताते। ठीक है, तो ये हो गया था। आज भी यहाँ के संग्रहालय, जो म्यूजियम है, यहाँ पे जो देसी कलाकृति है, ठीक है, जो मूल निवासियों की कलाकृतियां थी, जो उनकी आदिवासी जीवन शैली थी, जिस तरीके से वो जीते थे, ठीक है, उनके कपड़े, उनकी वस्तु वगैरह हो गई, वो यहाँ के म्यूजियम में देखने को मिलती है। आज भी उन चीज़ों को संजो के रखा गया है। ठीक है, तो म्यूजियम कुछ इस प्रकार के होते हैं, और म्यूजियम में आप देख रहे हो बहुत सारी चीज़ें सजा के रखी होती है पुराने टाइम की। तो लोग जाते हैं, उनको देखते हैं, समझते हैं कि पुराने टाइम में लोग कैसे कपड़े पहना करते थे, कैसे रहा करते थे, कौन सी वस्तुओं का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, ये सारी बातें हमको देखने को मिलती हैं। अब बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूरोपीय साम्राज्यवाद। यूरोपीय साम्राज्यवाद का मतलब क्या है? यानी यूरोप ने
कई क्षेत्रों को जीत लिया और उस पर अपना कब्जा कर लिया, वहां पे अपना शासन कर लिया, उसको अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। ठीक है, तो देखिए एक बार मैप में देखो, ये जो क्षेत्र है ना, ये यूरोप है। यूरोप में बहुत सारे देश आ जाते हैं, जैसे आप ब्रिटेन पढ़ोगे, ठीक है, ब्रिटेन ने बहुत सारे देशों को कब्जे में लिया, पुर्तगाल ने भी ऐसा करा, फ्रांस ने भी ऐसा करा। ठीक है, आप इटली के बारे में पढ़ते हो। तो ये कुछ महत्वपूर्ण यूरोप के देश हैं जिन्होंने बहुत सारे देशों पे कब्जा करा था। ठीक है, डच वगैरह जो थे ये सब थे। अब इन्होंने क्या करा, कुछ चले गए उत्तरी अमेरिका में, कुछ चले गए दक्षिणी अमेरिका में यहाँ से, कुछ चले गए दक्षिणी अफ्रीका में, ठीक है, कुछ चले गए ऑस्ट्रेलिया में। अब ये पूरी दुनिया में इस तरीके से जा रहे हैं। ठीक है, अमेरिका में जा रहे हैं, वहां पे कहीं ना कहीं अपना कब्जा कर लिया। दक्षिणी अमेरिका में जा रहे हैं, वहां पे कब्जा कर लिया। दक्षिणी अफ्रीका में जा रहे हैं, वहां पे कब्जा कर लिया। ऑस्ट्रेलिया में जा रहे हैं, वहां पे कब्जा कर लिया। ये तो हमने पढ़ा। अब केवल यूरोप से नहीं, बल्कि एशिया से भी लोग यहाँ पे जाके बसने लग गए। ठीक है, एशिया से भी लोग यहाँ पे जाके बसे। तो कुछ इस प्रकार से इन्होंने किया था। स्पेन और पुर्तगाल ने अमेरिकी साम्राज्य का विस्तार जो है 17वीं सदी के बाद नहीं किया। यहाँ पे मैं एक टॉपिक भूल रहा हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। अभी हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, साम्राज्यवाद पढ़ा था, यानी यूरोप का साम्राज्यवाद, यानी यूरोप ने बहुत सारे देशों को अपना गुलाम बना लिया। ठीक है, जिन जिन देशों पे अपना कब्जा कर लिया वो सब उसका साम्राज्य में आ गए, यानी उसके एम्पायर के अंदर आ गए, तो वो साम्राज्यवाद कहलाएगा। ठीक है, अब देखो स्पेन और पुर्तगाल ने अमेरिकी साम्राज्य का विस्तार जो है वो 17वीं सदी के बाद नहीं करा। इन्होंने आगे नहीं बढ़े, फिर उसमें कब्जा नहीं करा। तब तक फ्रांस, हॉलैंड और इंग्लैंड जैसे जो दूसरे देश थे, इन्होंने अपनी व्यापारिक गतिविधि जो थी वो बढ़ा दी थी, और अमेरिका, अफ्रीका और एशिया में अपना उपनिवेश बसाना शुरू कर दिया था। ठीक है, इन्होंने क्या करा, जो फ्रांस हो गए, हॉलैंड हो गए, इंग्लैंड हो गए, इन्होंने व्यापार, ये कहीं पे भी जाते थे ना, सीधा कब्जा नहीं करते थे कहीं, आप सोचो डायरेक्ट गए कब्जा कर लिया। ये जाते थे व्यापार के बहाने, पहले शुरू करते थे व्यापार। ज्यादातर जगह व्यापार के बाद ये समझ लेते थे कि किस देश में कौन से संसाधन है, कहाँ पे हमको कब्जा करना है, किस देश को कब्जे में लेना है, किस देश में ज्यादा फायदा है, कहाँ पे हमको ज्यादा फायदा मिल सकता है, वहीं पे ये कब्जा कर लेते थे, उसको अपना उपनिवेश बना लेते थे। ठीक है, तो इन्होंने अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के देशों में आए, यहाँ पे इन्होंने बसना शुरू कर दिया, इनको अपना गुलाम बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, अंग्रेजों का उद्देश्य जो था वो शुरू में उपनिवेश बसाने का नहीं था, बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज को, इस लाइन को याद रखना। अंग्रेज वहां पे उपनिवेश बसाना नहीं चाहते थे, उनको कोई शौक नहीं था वहां जाके बसने का या बसाने का। ठीक है, लेकिन 18वीं सदी में क्या हुआ, ये साफ दिखने लगा था कि मुनाफे की संभावना ने ही लोगों को यहाँ उपनिवेश बसाने के लिए प्रेरित करा। यानी शुरू में जो अंग्रेज लोग थे वो जाते थे व्यापार करने के लिए। ठीक है, भारत में भी अंग्रेज आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी भारत में, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो वो व्यापार करने के लिए आई थी, भारत को गुलाम बनाने के लिए नहीं आई। जब उनको लगा कि यार यहाँ तो बहुत संभावना है, यहाँ तो बहुत मुनाफा है, यहाँ तो कच्चा माल बहुत सस्ता मिल जाता है, यहाँ तो लेबर सस्ती मिल जाती है, यहाँ तो संसाधन बहुत ज्यादा है, यहाँ तो नील है, यहाँ कपास है, यहाँ पे उपजाऊ भूमि है, जब उनको लगा कि यहाँ से मुनाफा बन सकता है, तब उन्होंने उपनिवेश बसाना शुरू करा। ठीक है, आप लोगों को और क्षेत्रों को अपने कब्जे में लेना शुरू करा। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा था स्टार्टिंग में। अब देखिए, दक्षिण एशिया में व्यापारिक कंपनियों ने अपने राजनीतिक सत्ता का रूप दिया। जो साउथ एशिया है, यहाँ पे क्या था, जो कंपनियां थी जो व्यापार के लिए आई थी, इन्होंने अपनी राजनीतिक सत्ता का रूप दिया, यानी एक तरह से राजनीतिक रूप से कब्जा करना शुरू कर दिया। और जो लोकल जो शासक थे उनको उन्होंने पराजित कर दिया और अपने इलाके का विस्तार करा, यानी जो वहाँ के लोकल लीडर थे जिनका शासन चलता था उनको हटा दिया वहां से, और खुद का शासन इन्होंने क्या करा, यहाँ पे स्थापित कर लिया। ठीक है, इन्होंने पुरानी सुविकसित प्रशासकीय व्यवस्था को जारी रखा, और भूस्वामी से इन्होंने क्या करा, कर वसूलते रहे। जो इनकी पुरानी व्यवस्था थी उसको तो इन्होंने चलने दिया, लेकिन उन्हें टैक्स लेना शुरू कर दिया। अब टैक्स से इनको क्या मिलने लगा, पैसा मिलने लगा खूब। फिर बाद में इन्होंने व्यापार को बेहतर बनाने के लिए रेलवे का निर्माण करा। जैसे भारत का भी बात करें तो भारत में भी इन्होंने रेलवे लेकर आए। ये रेलवे जो लेकर आए ना अलग अलग जगह पे, ये वहां पे लोगों को सुविधा देने के लिए नहीं लाए, बल्कि अपने व्यापार को अच्छा बनाने के लिए लाए थे। ठीक है, इन्होंने खदानों की खुदाई करवाई, बड़े बड़े बागान स्थापित करे, क्योंकि बागान से भी इनकी कमाई अच्छी हो जाती थी, मुनाफा अच्छा हो जाता था। फिर दक्षिणी अफ्रीका को छोड़कर पूरे अफ्रीका में यूरोपीय लोग जो थे वो हर जगह समुद्र तटों पर ही व्यापार करते थे। ठीक है, दक्षिणी अफ्रीका को अगर हम छोड़ दें तो पूरे अफ्रीका में ये ज्यादातर जो समुद्र के तट वाला एरिया है, जहाँ पे समुद्र है, उसी जगह पे ये क्या करते थे, व्यापार करते थे।
19वीं सदी के बाद के दौर में वो अंदरूनी इलाकों में जाने का साहस कर सके। ठीक है, शुरू में अंदर नहीं जाते थे, बाहर बाहर से व्यापार करते थे। फिर 19वीं सदी के लास्ट में इन्होंने सोचा कि अंदर चल के व्यापार करते हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ यूरोपीय देशों के बीच अपने उपनिवेशों के रूप में अफ्रीका का बंटवारा करने का समझौता हो गया। क्योंकि देखो, यूरोप में बहुत सारे देश हैं, पुर्तगाल आ जाता है, फ्रांस आ जाता है। ठीक है, उसमें आपको ब्रिटेन दिखेगा, हॉलैंड दिखेगा, ये सारे यूरोप के देश हैं। अब इन्होंने क्या करा, अफ्रीका महाद्वीप बहुत बड़ा है, अफ्रीका महाद्वीप में बहुत सारे देश हैं, तो इन्होंने बंटवारा शुरू कर लिया कि भाई ये देश हम करेंगे शासन, इन देशों पे हम करेंगे। हॉलैंड कहता है इस देश पे हम कर लेंगे, कोई कहता है इन देशों पे हम कर देंगे। मतलब इस तरीके से उन्होंने आपस में ही बांट लिया, बंटवारा कर लिया। ठीक है, यानी कि अफ्रीका का बंटवारा के लिए इन्होंने समझौता कर लिया। तो इस तरीके से देखो, ये अफ्रीका महाद्वीप है और यूरोप के बहुत सारे देशों ने क्या करा, अपना अपना क्षेत्र जो था वो बांट लिया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेटलर, और ये पेपर में बहुत ज़्यादा आता है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता ही आता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं सेटलर। सेटलर जो शब्द होता है, जो वर्ड होता है, वो किसके लिए यूज़ किया जाता है? तो ये वर्ड जो है ऐसे यूरोपियन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो यूरोप से आकर अपने उपनिवेशों में स्थायी तौर पर सेटल हो गए हैं। ठीक है, यानी ये आए तो यूरोप से हैं, ये परमानेंट बस गए हैं। परमानेंट जान मान लो अफ्रीका में बस गए, ठीक है, या मान लो ये एशिया में बस गए, किसी भी क्षेत्र में गए गए तो ये व्यापार करने के लिए थे। ठीक है, लेकिन इनको लगा कि यार यहाँ पे हम परमानेंट रह सकते हैं, तो वो परमानेंट वहाँ पे बसने शुरू हो गए, तो उसको सेटलर कहा जाता है। अब सेटलर शब्द जो है ये दक्षिण अफ्रीका में डच के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि डच लोग वहाँ पे जाके बस गए थे। आयरलैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में जो ब्रिटिश लोग थे वो वहाँ पे जाके बस गए थे। अमेरिका में देखें तो वहाँ पे यूरोपियन जो लोग थे वो बस गए थे, तो उनके लिए ये शब्द यूज़ किया जाता है। ठीक है, इन उपनिवेशों की जो राजभाषा थी, यानी ये जो उपनिवेश थे जो अंग्रेजों के कब्जे किए हुए क्षेत्र थे, इनकी जो भाषा होती थी वो अंग्रेजी थी। कनाडा को अगर हम छोड़कर, ये जहाँ भी फ्रांसीसी राजभाषा है, ठीक है, कनाडा को अगर हम छोड़ें तो जहाँ पे भी फ्रांसीसी एक राजभाषा है, उस क्षेत्र में क्या था, उस क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं इन अंग्रेजों का, यूरोपियन का कब्जा तो था ही। नेक्स्ट हमारा एक टॉपिक ये भी आ जाता है पेपर में, कई बार पूछ लिया जाता है इसमें से, कि उत्तर अमेरिका के बारे में पूछ लिया जाता है। ठीक है, उत्तर अमेरिका का महाद्वीप उत्तर ध्रुवीय वृत्त से लेकर कर्क रेखा तक, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर तक फैला हुआ है। ठीक है, तो एक बार आप मैप देखो, यहाँ पे आपको यूरोप दिखाई देगा, एशिया दिखाई देगा, अफ्रीका दिखाई देगा, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दिखेगा। ठीक है, तो उत्तरी अमेरिका का जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जो है, ये उत्तरी ध्रुव आप देखोगे, जो उत्तरी ध्रुव वृत्त से लेकर कर्क रेखा तक, प्रशांत महासागर तक फैला हुआ है। तो इस तरीके से एक रेखा जा रही है जो कर्क रेखा है। ठीक है, यहाँ से लेकर प्रशांत महासागर तक ये फैला हुआ है। ये पैसिफिक ओशियन आपको यहाँ पे दिखाई देगा। एक बार आप यहाँ पे देख लीजिए ये। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए, पथरीले पहाड़ों की श्रृंखला के पश्चिम में अरिजोना और नेवाडा की मरुभूमि थी। पथरीले पहाड़ थे, लगातार पथरीले पहाड़ थे। उसके पश्चिम में जाए तो एक मरुभूमि, एक मरुस्थल जैसी भूमि थी। थोड़ा और पश्चिम में सियारा नेवाडा पर्वत था। ठीक है, पूर्व में देखें तो पूर्व में मैदानी इलाके हो गए, ग्रेट झीलें हो गई, बहुत बड़ी बड़ी झीलें थी। फिर मिसिसिपी और ओहियो और अपाली पर्वत की घाटियां थी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण यहाँ का मतलब भौगोलिक स्थिति बताई जा रही है कि कहीं पे मरुभूमि है, कहीं पे क्या है, पर्वत श्रृंखला है, कहीं पे पथरीले पर्वत है, कहीं पे बड़े बड़े मैदानी इलाके हैं। ठीक है, तो यही चीज़ें आपको यहाँ बताई जा रही है। दक्षिण दिशा में जाते हैं तो मैक्सिको दिखेगा आपको। दक्षिण दिशा में मैक्सिको और कनाडा का 40% इलाका जो है वो जंगलों से ढका हुआ था। ठीक है, कनाडा का 40% हिस्सा जंगलों से ढका हुआ है। कई क्षेत्रों में तेल, गैस और खनिज संसाधन पाए जाते हैं। तो अभी तक मैंने जो आपको बताया ना, यहाँ तक आपको कुछ समझने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन नहीं बनता है। यहाँ से आपको समझना है कि कनाडा कनाडा का 40% जो है वो जंगल से घिरा हुआ था। कई क्षेत्रों में क्या था, तेल, गैस और खनिज संसाधन पाए जाते थे, जिसके चलते जो यूएसए है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, और कनाडा में बहुत सारे बड़े बड़े उद्योग थे, क्योंकि यहाँ पे संसाधन है, यहाँ पे तेल, गैस, खनिज संसाधन है, तो यहाँ पे उद्योग भी होंगे। आजकल कनाडा में गेहूं, मकई और फल बड़े पैमाने पे पैदा किया जाता है। और यहाँ पे जो मत्स्य उद्योग है, जो मछली का उद्योग है, वहाँ एक महत्वपूर्ण उद्योग माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे भाई मछलियाँ वगैरह पकड़ी जाती हैं।
खनन उद्योग और बड़े पैमाने की खेती का विकास पिछले 200 साल में यूरोप और अफ्रीका और चीन आप्रवासियों के हाथों हुआ है। यहाँ पे आपको समझाया जा रहा है, बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो यूरोप के जो लोग थे, ठीक है, अफ्रीका और चीन में जो ये आप्रवासी वगैरह जो आके बसे थे बाहर से, इन्होंने क्या करा, यहाँ पे कहीं ना कहीं डेवलपमेंट का काम करा। हालांकि डेवलपमेंट क्या किया, उन्होंने वहाँ के लोगों को ही परेशान किया और अपना मुनाफा बनाया, ठीक है। लेकिन जो यूरोप के रहने वाले थे, इनकी जानकारी में आने से पहले हजारों सालों से उत्तर अमेरिका में लोग रह रहे थे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे पहले लोग नहीं रहते थे, लोग हजारों साल से रह रहे थे। लेकिन इन्होंने जाके क्या करा, उनके जीवन को प्रभावित करा, जो मूल निवासी थे उनकी लाइफ को कहीं ना कहीं प्रभावित करा। तो उत्तर अमेरिका के सबसे पहले बासिंदे जो हैं, जो सबसे पहले वहाँ लोग बसे थे, वो 30,000 साल पहले बेरिंग स्ट्रेट जो क्षेत्र है उसके आसपास, ठीक है, आर पार फैली हुई जो भूमि थी, वहाँ पे एशिया वगैरह से जो लोग आए थे, ठीक है, 10,000 साल पहले आखिरी हिमयुग के दौरान, और दक्षिण की तरफ जो लोग बढ़े थे, तब से यहाँ पे लोगों के रहने के सबूत मिलते हैं। यानी कि पहले से लोग यहाँ पे रह रहे थे। अमेरिका में मिलने वाली जो सबसे पुरानी मानव कृति है, यानी मानव के द्वारा बनाया गया एक तीर मिला है, वो ऐसा माना जाता है कि वो जो नुकीला तीर मिला है वो 11,000 साल पुराना है। यानी कि 11,000 साल पहले भी तो लोग रहते थे, तभी तो तीर वहां पे बना होगा ना। तो ये चीजें हैं। तकरीबन 5,000 साल पहले जब जलवायु में बहुत ज्यादा स्थिरता आई थी, तब वहां पे आबादी बढ़नी शुरू हो गई थी, ठीक है। ऐसे कुछ सबूत मिल रखे हैं। यहाँ पे जो लोग थे, वो नदी घाटी के साथ साथ बने हुए जो गांव थे, उसमें ग्रुप में रहा करते थे। वो मछली और मांस खाते थे, ठीक है, और सब्जियां उगाते थे, जैसे मकई वगैरह जो था वो लोग यहाँ पे उगाया करते थे। और नदी घाटी जैसे इसके आसपास जो है, ये ऐसे रहा करते थे। ये अक्सर मांस की तलाश में यात्रा पे चले जाते थे। मुख्य रूप से बाइसन, बाइसन क्या होता है, जंगली भैंस होती है, ठीक है, इसकी तलाश करते थे, क्योंकि जंगली भैंस अगर मिल जाती है उसका शिकार कर देते तो लंबे समय तक उसको खा सकते हैं। ये घास के मैदानों में घूमते थे, उतने ही जानवर मारते थे जितना उन्हें भोजन के लिए जरूरत है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये शिकार उतना ही करेंगे जितने की इनको जरूरत है। ऐसा नहीं है कि मतलब कई सारे जानवर मार दिए। लेकिन जो यूरोप के लोग आए थे ना यहाँ पे, ये मूल निवासियों की बात कर रहा हूँ मैं, मूल निवासी ऐसे करते थे। यूरोप के लोगों ने व्यापार के नजरिए से खूब मारना पीटना जानवरों को शुरू कर दिया था, जो आगे हम पढ़ेंगे। इन लोगों ने बड़े पैमाने पर खेती करने की कोई कोशिश नहीं करी और अपनी जरूरत से अधिक उत्पादन नहीं करते थे। ना तो ये बड़े पैमाने पे खेती करते थे। क्यों बड़े पैमाने पे खेती इसलिए नहीं करते थे, इनको व्यापार करना नहीं था, पैसा कमाना नहीं था, ठीक है। और अपनी जरूरत से ज्यादा इकट्ठा नहीं करते थे, क्योंकि जितनी जरूरत थी उतना ही ये काम करते थे। इसलिए इन्होंने केंद्रीय और दक्षिणी अमेरिका की तरह राजशाही साम्राज्य का कोई विकास नहीं करा, क्योंकि इनको किसी चीज का लालच नहीं था। वे जमीन पर अपनी मिल्कियत की कोई जरूरत ही महसूस नहीं करते थे कि जमीन पे हमारा अधिकार हो, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है इनको, ठीक है। और उससे मिलने वाला भोजन, जो भी भोजन मिलता था, उससे ये लोग संतुष्ट रहा करते थे, ठीक है, उतना जितना मिल जाता था उससे सेटिस्फाई थे। इनकी परंपरा की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी कि औपचारिक संबंध और मित्रता कायम करते थे। कहीं ना कहीं ये एक दूसरे के फ्रेंड बन जाते थे, दोस्त बन जाते थे, औपचारिक फॉर्मल इनके रिलेशन होते थे, गिफ्ट वगैरह दिया करते थे, लिया भी करते थे गिफ्ट वगैरह, ठीक है। तो इस तरीके से ये रहते थे। उत्तर अमेरिका में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती थी, हालांकि लिखी नहीं जाती थी। बोली बहुत सारी भाषाएं जाती थी, लेकिन ज़्यादा लिखी नहीं जाती थी। कुशल कारीगर यहाँ पे थे और खूबसूरत कपड़े बुना करते थे। धरती को पढ़ सकते थे। धरती को पढ़ने का मतलब है कि समझ सकते थे धरती के बारे में, जलवायु को जानते हैं, मौसम को जानते हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों को जानते थे। जलवायु और विभिन्न भूदृश्यों को वो अच्छी तरीके से समझ सकते थे। जो आदिवासी लोग होते हैं वो समझ जाते हैं सब कुछ। जैसे पढ़े लिखे लोग लिखी हुई चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है, ऐसे ये सारी चीजें ये लोग मौसम को देखकर ही समझ जाते थे। नेक्स्ट है यूरोपियन से मुकाबला। अब यूरोप के लोग, अभी देखो, अभी हम मूल निवासियों के बारे में पढ़ रहे हैं कि वो मछली पकड़ते थे, वो जानवरों को खाते थे, उतना ही खाते थे, मतलब उतने ही शिकार करते थे जितने की जरूरत हो, ज्यादा खेती नहीं करते थे, कोई जमीन पे कब्जा नहीं चाहते थे, आराम से रहते थे। अब इनका मुकाबला होता है यूरोपियन से, यानी बाहर के लोग जब यहाँ पे आके बसना शुरू हो जाते हैं। इसको देखते हैं। 17वीं सदी से उत्तर अमेरिका के उत्तरी तट पर पहुंचे जो यूरोप के व्यापारी थे, ठीक है, व्यापारियों को ये देखकर इनको सुकून मतलब व्यापारियों को ये देखकर सुकून मिला कि जो वहाँ के लोकल लोग थे, स्थानीय लोग थे, उनका व्यवहार जो था इनके साथ अच्छा था। यानी जब बाहर के लोग, यूरोप के लोग आए यहाँ पर, वहाँ के लोगों से मिले, तो उनका जो रिश्ता, मतलब संबंध था, वो बहुत अच्छे थे। अच्छे से उन्होंने उनके साथ व्यवहार करा। ये लोग मछली और रोएदार खाल के व्यापार के लिए आए थे। इनको ऐसी रोएदार खाल चाहिए थी और मछली चाहिए थी, इसका व्यापार करने के लिए यहाँ पे आए थे,
ठीक है, जिससे उन्हें देसी लोग यानी जो शिकार में एक्सपर्ट थे उनकी ओर से अच्छी मदद भी मिली। यानी कि बाहर से जो यूरोपियन लोग आए हैं, इन लोगों ने, लोकल लोगों ने, मूल निवासियों ने उनकी मदद भी करी। लेकिन मूल निवासी मासूम भोले होते थे, अंग्रेज बहुत चालाक होते थे, वो मुनाफा देख कर आते थे, इनको पता नहीं था उनके साथ क्या होगा। आगे देखो क्या होता है। थोड़ा और दक्षिण में मिसिसिपी के किनारे किनारे फ्रांसीसियों ने ऐसा पाया कि देसी लोग जो है वो नियमित रूप से यहाँ पे जमा होते थे। ठीक है, इसका मकसद था ऐसे हस्तशिल्पों का आदान प्रदान करना, यानी हाथ से बनाई हुई चीजों का आदान प्रदान करना जो किसी खास कबीले में बनती थी। अब मूल निवासी थे, कबीलों में रहते थे। अब मान लो मूल निवासियों का एक कबीला ये है, एक कबीला ये है, ये कुछ खास प्रकार की हस्तकला जानता है, ये भी कुछ खास प्रकार की हस्तकला जानता है, और दोनों क्या करते हैं, उन चीजों का व्यापार करते हैं मान लीजिए। ठीक है, तो ये आपस में मिलते थे, एक दूसरे के साथ वो शेयर करते थे, और या ऐसे खाद्य पदार्थों का भी आदान प्रदान करते थे जो हर इलाके में उपलब्ध नहीं थे। मान लो किसी इलाके में कोई खाद्य पदार्थ अवेलेबल है, दूसरे इलाके में कोई दूसरी चीज अवेलेबल है, तो आपस में वो क्या करते थे, आदान प्रदान कर लिया करते थे उसका। स्थानीय उत्पादों के बदले में यूरोपियन जो लोग थे वहां के बाशिंदों को कंबल देते थे। ठीक है, स्थानीय उत्पाद के बदले में यूरोपियन लोग जो हैं वो उनसे वहाँ की लोकल चीजें ले ले रहे हैं, मतलब जो उनको आसपास वहाँ पे जो स्थानीय लोग पे स्थानीय रूप में अवेलेबल है वो चीज उनसे ले ले रहे हैं, बदले में उनको कंबल दे देते हैं, लोहे के बर्तन दे देते हैं। ठीक है, जिसे वो कभी कभी मिट्टी के पात्रों की जगह इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो तो मिट्टी के बर्तन यूज करते थे, लेकिन उनको लोहे के बर्तन दे दे रहे हैं तो वो उसका इस्तेमाल करते हैं। उनको बंदूकें दे देते हैं जो जानवरों को मारने में तीर धनुष के मुकाबले ज्यादा अच्छी साबित होती है, और उनको शराब दे देते हैं। अब यहाँ पे समझिए, जो मूल निवासी लोग हैं उनको शराब वगैरह की आदत नहीं है, अंग्रेजों ने उनको शराब देनी शुरू करी। अब शराब पीते होंगे तो भाई नशा चढ़ जाता होगा, झूमने लगते होंगे, तो उनको एक नई चीज मिली यहाँ से। अब आगे देखो क्या होता है। वहां के बाशिंदों को पहले शराब के बारे में जानकारी नहीं थी, वो जल्दी ही इसकी आदत का शिकार हो गए। अब उनको शराब में मजा आ गया होगा, अब उनको मजा आ गया होगा तो भाई उनको आदत लग गई। तो अंग्रेज जो थे उनको आदत लगाना चाह रहे थे यूरोप के लोग, जो कि यूरोपीय लोगों के लिए अच्छा साबित हुआ, उनके लिए फायदेमंद साबित हुआ, क्योंकि इससे उन्हें व्यापार के लिए अपनी शर्तें थोपना सक्षम हो गया। उन्होंने, वो बोलते होंगे भाई ये व्यापार कर दो, इतने में इतना दे दो, वो बोलते होंगे नहीं नहीं ऐसे फायदा नहीं होगा, तो वो एक बोतल रख देते होंगे, ले भाई, तो बोलता हाँ हाँ ठीक है हो जाएगा। तो इस तरीके से कहने का मतलब है कहीं ना कहीं बार्गेनिंग करने में उनको फायदा हो गया। यूरोपीय लोगों ने उन मूल निवासियों से तंबाकू की आदत आदत ग्रहण कर ली। अब यूरोप के लोग जो थे वो तंबाकू नहीं जानते थे, अब मूल निवासी तंबाकू खाते थे, तो उन्होंने उनसे तंबाकू खानी सीख ली, उन्होंने उनसे शराब पीनी सीख ली। तो यहाँ पे आदान प्रदान हो रहा है। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा पारंपरिक धारणाएं, इसको समझते हैं। 18वीं सदी से पश्चिमी यूरोप के लोग जो थे वो सभ्य मनुष्य की पहचान साक्षरता, संगठित धर्म, शहरीपन के आधार पे करते थे। अब देखो यूरोप के जो लोग थे, जो अंग्रेज लोग थे, वो अपने आप को सभ्य मानते थे। ठीक है, कि वो दुनिया में सबसे बेहतर है, गोरे हैं, क्योंकि स्किन उनकी गोरी होती थी, गोरे होते थे, अपने आप को सबसे बेहतर मानते थे। वो किसी भी व्यक्ति को सभ्य कैसे मानते थे, सभ्य किसको सभ्य कहा जाएगा, तो सभ्य का मतलब है जो पढ़ा लिखा हो, जो अक्षर वगैरह पढ़ लेता हो, जिसका कोई संगठित धर्म हो, जो शहरीपन हो, यानी शहरीपन हो जिसके अंदर, ग्रामीण ना हो, इस आधार पे वो किसी को कहते थे ये सभ्य है। उन्हें अमेरिका के जो मूल निवासी थे वो असभ्य लगते थे। असभ्य क्यों लगते थे, क्योंकि भाई उनका कोई संगठित धर्म नहीं था, कबीलों में रहते थे, हर कबीले के अपने अलग नियम होते थे, शहरीपन उनके अंदर बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, साक्षरता उनके अंदर नहीं मिलेगी, तो इस तरीके से वो लोग इनको असभ्य लगते थे। तो अंग्रेज अपने आप को तो बहुत ऊपर मानते हैं और इनको असभ्य मानते हैं। फ्रांसीसी दर्शन शास्त्री यानी फ्रांसीसी एक फिलोसोफर हुए हैं जिनका नाम है ज्यां जैंक रूसो, यानी इनको हम सीधा रूसो बोल देते हैं। ठीक है, रूसो जी हुए हैं फ्रांसीसी दर्शन शास्त्री। इनके जैसे कुछ यूरोपियों के लिए लोग तारीफ के काबिल थे। ठीक है, ये मतलब ऐसे कुछ लोगों के लिए जो यूरोपीय लोग जो थे वो तारीफ के काबिल थे, क्योंकि वो सभ्यता की विकृतियों से अछूते थे। ये यूरोपियों को तारीफ के काबिल क्यों मानते हैं, इसलिए मानते हैं क्योंकि वो सभ्यता की विकृतियों से अछूते हैं, यानी सभ्यता, उनकी सभ्यता में कोई कमी नहीं है, ऐसा इनको लगता था। इसके लिए एक प्रचलित पद यानी एक शब्द था, उदात्त उत्तम जंगली, या द नोबल सेवेज, कुछ इस तरीके से इनको एक शब्द रखा जाता था, यूज किया जाता था। एक दूसरा नजरिया जो है वो अंग्रेजी कवि है विलियम वर्ड्सवर्थ, इनकी कुछ पंक्तियों में मिलता है। वर्ड्सवर्थ और रूसो में कोई भी
किसी अमेरिकी मूल निवासी से नहीं मिला था, कभी नहीं मिला था, लेकिन इन्होंने उनके बारे में वर्णन करा है। अब सोचो, वो मिले नहीं है कभी भी मूल निवासी से, लेकिन उनके बारे में लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? कहते हैं कि ये लोग जंगलों में रहते थे, जहां कल्पना शक्ति के पास उन्हें भाव संपन्न करने, उन्हें ऊंचा उठाने या परिष्कृत करने के अवसर बहुत कम होते हैं। कहने का मतलब है ये लोग जंगलों में रहते हैं, वहां पे इनको सुधारा नहीं जा सकता, इनको मॉडर्न नहीं बनाया जा सकता है। जिसका मतलब ये है कि प्रकृति के निकट रहने वालों की कल्पना शक्ति और भावना जो होती है वो अत्यंत सीमित होती है। यानी जो नेचर के ज़्यादा करीब रहते हैं वो ज़्यादा इमेजिनेशन नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा सोच नहीं सकते हैं, ठीक है। उनके पास ये क्षमता बहुत सीमित होती है। मूल बाशिंदे जो हैं वो यूरोपीय लोगों के साथ जिन चीजों का आदान प्रदान करते थे वे उनके लिए दोस्ती में दिए गए उपहार थे। अब इस लाइन का बहुत गहरा मतलब है, समझिए। एक तरफ है मूल निवासी, ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ मूल निवासी, शॉर्ट में लिख देता हूँ। दूसरी तरफ है यूरोपियन लोग, यानी जिसको मैं लिख देता हूँ अंग्रेज, ठीक है, बाहरी लोग, इसको मैं यूरोप, ठीक है, यूरोपियन लोग कह देता हूँ इसको मैं। अब ये जो अंग्रेज लोग हैं ये मूल निवासियों से आदान प्रदान करते हैं, चीजें लेते हैं, देते हैं। अब ये जो मूल निवासी हैं वो इसको क्या समझ बैठे हैं, वो समझ बैठे हैं कि हमारी उनसे दोस्ती है, तो दोस्ती में वो हमको उपहार दे रहे हैं और हम भी उनको कुछ चीजें दे रहे हैं। लेकिन इनको पता नहीं है कि ये दोस्ती के लायक नहीं है, ये उनसे मुनाफा कमाने के चक्कर में आ रहे हैं, ठीक है। ये इनको बाद में पता लगेगा। दूसरी ओर अमीरी का सपना देखने वाले यूरोपियन जो लोग थे, जो अमीर बनना चाहते थे, वो मछली और रोएदार खाल उनके लिए माल था। यानी जो चीज उनको मिल रहा है वो माल, माल का मतलब है पैसा कमाने की चीज थी, उसको कच्चे माल के रूप में देख रहे हैं वो, जिससे उन्हें मुनाफा कमाने के लिए यूरोप में बेचना था। यानी वहां से वो चीज ले जाते थे, यूरोप में बेच देते थे, महंगा बेच देते थे, पैसा कमा लेते थे, ठीक है। इन बेची जाने वाली चीजों के दाम जो थे वो पूर्ति के आधार पर हमेशा हर साल बदलते रहते थे। जैसी उसकी डिमांड है उसी हिसाब से उसके प्राइस भी बढ़ते रहते थे। मूल निवासी इसे समझ नहीं सकते थे कि उन्हें यूरोप में जो बाजार हैं, ठीक है, वहां पे ये चीजें बिक रही हैं, उनके उनको इसके बारे में जानकारी नहीं थी, क्योंकि जो मूल निवासी थे जो जहाँ पे रहते थे वो वहीं पे रहते थे। यूरोप के बाजार के बारे में उनको जानकारी नहीं थी। उनको नहीं पता था जो मछली अंग्रेजों को वो गिफ्ट में दे रहे हैं वही मछली अंग्रेज बाहर जाके बेचकर बहुत पैसा कमा रहे हैं। उनको इस चीज के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उनके लिए तो ये सब पहेली की तरह था कि यूरोपीय व्यापारी जो हैं उनको चीजों के बदले में कभी तो बहुत सारा सामान दे देते थे, कभी बहुत कम देते थे। तो उनको लगता था यार ये क्या चल रहा है, कभी ये हम जो इनको सामान देते हैं तो हमें रिटर्न में बहुत सारा सामान देते थे, कभी थोड़ा सा ही सामान देते हैं। तो उनको ये चीज समझ में नहीं आती थी। वे यूरोपीय लोगों के लालच को देखकर भी दुखी होते थे। उन्हें लगता था यार कितने लालची लोग हैं ये। प्रचुर मात्रा में रोएदार खाल हासिल करने के लिए उन्होंने सैकड़ों ऊद बिलाव को हलाल करा था। क्योंकि जो ऊद बिलाव जो होते हैं इस तरीके के, इनको मार के उनकी खाल निकाली जाती थी, ठीक है। सैकड़ों ऊद बिलाव मार कर तब जाके खाल इनको इतनी मिलती थी, जो ये अंग्रेजों को दे देते थे। और मूल बासिंदे जो थे वो इस चीज से विचलित होते थे, क्योंकि देखो मैंने शुरू में आपको एक लाइन बताई थी कि मूल बाशिंदे उतना ही शिकार करते थे जितना इनको आवश्यकता हो, ठीक है। इनको कोई बेचना थोड़ी था। लेकिन जो यूरोपियन आ रहे थे वो तो लालची थे, वो तो उसका व्यापार करना चाहते थे। यानी उन्होंने हजारों ऊद बिलाव जो थे वो मार दिए उनकी खाल लेने के लिए, जिसके कारण जो मूल निवासी थे वो विचलित हो गए, थोड़े दुखी हो गए। उन्हें ये डर था कि जानवर उनसे इस विध्वंस का बदला लेंगे। यानी आज जो ये जानवरों को मार रहे हैं ना इतना ज्यादा, कल को जानवर इनसे बदला तो जरूर लेंगे। अब ये अंग्रेज तो चले जाएंगे अपने देश, और नंबर किन का आएगा, इन मूल निवासियों का। फिर इन मूल निवासियों को भगा भगा के मारेंगे ये जानवर। इनको ऐसा लगता था कि कल को इनसे बदला लिया जाएगा, तो वो थोड़ा डरे भी रहते थे। आगे देखो क्या होता है। यूरोपीय व्यापारी लोगों के पीछे पीछे अमेरिका में बसने के लिए भी और लोग आए। अब यूरोपियन व्यापारी के साथ साथ अमेरिका में बसने के लिए और भी लोग आ गए थे। 17वीं सदी से यूरोपीय लोगों के कुछ समूह जो थे वो ईसाइयत के अलग अलग संप्रदाय से ताल्लुक रखने की वजह से उत्पीड़न उत्पीड़न के शिकार थे। अब देखो यूरोप में भी क्या होता था, यूरोप में क्रिश्चियन धर्म को माना जाता था, तो उसमें ईसाइयों में भी अलग अलग तरीके के मानने के तरीके हैं, ठीक है। क्रिश्चियन धर्म को भी मानने के अलग अलग तरीके हैं, तो उनके साथ वहां पे उत्पीड़न होता था। अब उत्पीड़न होता था, उत्पीड़न से शिकार थे, इसीलिए वो सोचे थे चलो छोड़ो यार, यूरोप को छोड़ दो, यहाँ जाके बस जाओ। तो वो लोग यहाँ पे आने लगे। उनमें से बहुत से लोगों ने यूरोप छोड़ दिया और एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए अमेरिका चले गए।
अमेरिका में क्या था, मूल निवासी जहाँ रहते थे वहां चले गए। जब तक वहां खाली जमीनें थी कोई समस्या तो नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे वे और अंदर मूल निवासी के गांवों में बढ़ने लग गए। उन्होंने जंगलों की सफाई के लिए अपने लोहे के औजारों का इस्तेमाल शुरू कर दिया ताकि वहां पे खेती की जा सके। अब मूल निवासी जंगलों में रहना पसंद करते हैं, ये जंगलों को साफ कर रहे हैं। मूल निवासी और यूरोपीय लोग जब जंगल को देखते तो उनकी निगाह में अलग अलग चीजें आती थी। अब मूल निवासियों का देखने का नजरिया अलग है और यूरोपियन का देखने का नजरिया अलग है। मूल निवासी जो है वो उन रास्तों की पहचान मूल निवासियों ने उन रास्तों की पहचान करी जो यूरोपियन लोगों के लिए अदृश्य थे, यानी ऐसे रास्ते जो यूरोपियन लोग नहीं जानते, तो मूल निवासी उन जगह को ढूंढने लगे। यूरोपीय लोगों की कल्पना में कटे हुए जंगल की जगह मक्के के खेत उभरते थे। वो सोचते थे जंगलों को काट दो, खेत बना दो, यहाँ पे मक्के के खेत लगा दो, मक्के उगाओ और उससे खूब प्रॉफिट कमाओ। ठीक है। जेफरसन का सपना एक ऐसे देश का था जो छोटे छोटे खेतों वाला यूरोपीय लोगों से आबाद हो। जेफरसन एक व्यक्ति था, वो ऐसा चाहता था कि एक ऐसा देश हो जहाँ पे छोटे छोटे खेत हो और वहाँ पे सारे के सारे यूरोपियन लोग रहते हो। ठीक है। मूल निवासी जो अपनी ज़रूरतों के लिए फसलें उगाते थे, बेचने के लिए नहीं उगाते थे, मुनाफे के लिए नहीं उगाते थे, ना उनको बेचना था ना मुनाफा कमाना था, जितना खाना था उतना उगाना था। और जो जमीन का मालिक बनने की को गलत मानते थे, ये तो जमीन का मालिक बनना भी सही नहीं मानते थे। ठीक है। वो इन चीजों को नहीं समझ सकते थे, ये चीज उन्हें जेफरसन की निगाह में असभ्य बनाती थी। जेफरसन सोचता था यार ये मूल निवासी कितने बेवकूफ हैं, इनको तो ना जमीन से कोई लालच है, ना कोई मालिक बनने का शौक है, ना ज्यादा खेती करते हैं, ना ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं, ना मुनाफे के पीछे भागते हैं, इसलिए ये इनको असभ्य समझते थे। लेकिन वो नहीं समझते थे कि उनको वो मासूम लोग हैं, वो भोले लोग हैं, वो नहीं इन सब चक्करों में पड़ना चाहते। लेकिन अंग्रेज इनको असभ्य मान रहे हैं। जिन मुल्कों को हम कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के नाम से जानते हैं आज, वो 18वीं सदी के अंत में वजूद में आए थे। ठीक है। अपने वर्तमान क्षेत्रफल का एक छोटा हिस्सा ही उस समय उनके कब्जे में होता था। मौजूदा आकार तक पहुंचने के लिए अगले 100 सालों में उन्होंने अपने नियंत्रण वाले इलाके में काफी इजाफा करा। बहुत सारे इलाके जुड़ते गए उसमें। अमेरिका ने कई विशाल क्षेत्रों को खरीद कर उन्हें दक्षिण में फ्रांस और रूस से जमीन खरीदी। साथ ही उन्होंने युद्ध में भी जमीनें जीती। ठीक है। अमेरिका ने क्या करा, बहुत सारी जमीनों को खरीदा और युद्ध में जीता, तो इस तरीके से अमेरिका बड़ा बना। दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका का अधिकतर जो हिस्सा था वो मैक्सिको से जीता था। किसी के मन में ये ख्याल नहीं आया कि उन इलाकों में रहने वाले जो मूल बासिंदे हैं उनकी भी रजामंदी ले ली जाए, उनसे भी पूछ लिया जाए भाई कि तुम क्या चाहते हो, तुम्हारे इस क्षेत्र को हम अपने में शामिल कर रहे हैं। किसी ने मूल निवासियों के बारे में सोचा नहीं, उस क्षेत्र को जीता और अपने में शामिल कर लिया। संयुक्त राज्य अमेरिका की जो पश्चिमी सरहद है, ठीक है, पश्चिमी बॉर्डर जो है वो खिसकती रही और जैसे जैसे ये खिसकती जाती मूल निवासी भी पीछे खिसकने के लिए मजबूर होते जा रहे हैं। ठीक है। क्योंकि बाहर के लोग बस रहे हैं तो मूल निवासियों को पीछे हटना पड़ रहा है। 19वीं सदी में अमेरिका भूदृश्य में काफी परिवर्तन हुआ और जमीन के प्रति यूरोपीय लोगों का रवैया जो था वो मूल निवासियों से अलग था। क्योंकि जो यूरोपियन लोग थे वो जमीन को कब्जाने के नज़रिए से देखते थे, जमीन का मालिकाना हक के नज़रिए से देखते थे, जमीन को खेती से मुनाफा बनाने वाले नज़र से देखते थे। जो मूल निवासी थे वो इस तरीके से नहीं देखते थे। ठीक है। आगे देखते हैं। ब्रिटेन और फ्रांस से आए कुछ प्रवासी ऐसे थे जो छोटे बेटे होने के कारण पिता की संपत्ति में उत्तराधिकारी नहीं बन सकते थे, क्योंकि पिता की संपत्ति में उत्तराधिकारी बड़ा बेटा बनता है। अब छोटे बेटे हैं तो उनको नहीं मिलेगी जगह, तो इसी वजह से वो अमेरिका में जमीन के मालिक बनना चाहते थे। तो वो क्या हुए, वो अमेरिका की तरफ चले आए। ठीक है। बाद में जर्मनी, स्वीडन और इटली जैसे जो देश थे, यहाँ से भी बहुत सारे लोग इधर आने लगे जिनकी जमीनें बड़े किसानों के हाथ चली गई थी और वो ऐसी जमीन चाहते थे जिसको वो अपना कह सकें, जिसके वो मालिक बन सके। तो उनको लगा कि हम वहाँ पे जमीन खरीद लेते हैं, वहाँ पे जमीन सस्ते में मिल जाएगी। पोलैंड से आए लोग जो थे वो प्रेरी जो चरागाह थे, जो प्रेरी का मतलब है घास के मैदान, ठीक है, तो घास के मैदान को जिनको अच्छा लगता था, जो उन्हें अपने घरों के स्टेपीज घास के मैदान की याद दिलाते थे, क्योंकि जहाँ पे वो रहा करते थे वहाँ पे स्टेपीज घास के मैदान होते हैं और प्रेरी घास के मैदान है, दोनों नाम अलग अलग है, उनको अपने घर जैसा ही लग रहा था। ठीक है। यहाँ बहुत कम कीमत पर बड़ी संपत्ति खरीद पाना उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि काफी कम पैसे में जमीन बहुत सस्ती थी, कम पैसे दो और बहुत बड़ी बड़ी जमीनें मिल जाती थी। तो ऐसे में इनको फायदा लग रहा था, इसलिए वो अपना देश छोड़ के यहाँ पे आके बसने लगे। ठीक है। इन्होंने जमीन की सफाई करी और खेती का विकास किया। इन्होंने धान और कपास उगाना शुरू कर दिया। यूरोप में जो
जो चीज़ यूरोप में नहीं उगाई जा सकती थी, ठीक है, इसलिए वो यहाँ पे उगा सकते थे और यहाँ से उगा के वहाँ पे ले जाके मुनाफे में बेच सकते थे। तो इनको तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट नजर आ रहा था। अपने खेतों को जंगली जानवरों से बचाने के लिए इन्होंने क्या करा, शिकार करने करके जानवरों को समाप्त कर दिया। इन्होंने सोचा कि भाई ये जंगल हमारे जंगली जो जानवर हैं सॉरी, ये क्या करते हैं, हमारी फसलों को खराब कर देंगे, ठीक है, फसलों को नुकसान पहुंचाएंगे। तो इन्होंने सोचा क्यों ना हम इन जानवरों को ही मार दें। इन्होंने शिकार करना शुरू कर दिया। 1873 में कटीले तारों की खोज हो गई, जो इस तरीके की तार होते हैं इसकी खोज हो गई। तो इससे इनको फायदा हो गया। इन्होंने अपने खेतों के चारों ओर बाड़ लगा के ऐसे ऐसी तार लगवा दी। अब तार लगाने से ये फायदा हुआ कि जानवर जो है वो इनके खेतों में नहीं घुसेंगे, ठीक है। घर के बाहर काम करने के नजरिए से दक्षिणी दक्षिणी जो इलाका है इसकी जलवायु जो है वो यूरोप के लिए काफी गर्म थी। तो अब जब यहाँ पे जलवायु जो है वो गर्म है तो यहाँ पे खेती वगैरह भी पहले से अच्छी की जा सकती है, ठीक है। आगे देखो, दक्षिणी अमेरिकी उपनिवेशों को ये अनुभव रहा था कि दास बनाए गए मूल निवासी बहुत बड़ी संख्या में मौत के शिकार हुए। अब देखो, ये जो मूल निवासी थे इनका क्या किया गया, इनको दास बनाया गया था। दास यानी अपना गुलाम बनाया गया, इनसे काम कराए जा रहे थे। बहुत सारे लोग इनमें से क्या हो गए थे, मर भी गए थे। इसलिए जो बगान के मालिक थे इन्होंने अफ्रीका से दास खरीदे, क्योंकि अब बाहर से इनको दास की जरूरत पड़ रही थी। दास प्रथा विरोधी समूहों के विरोध के चलते दासों के व्यापार पे तो रोक लग गई। अब दास खरीदे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, लेकिन एक ऐसा ग्रुप भी है जो दास प्रथा का विरोधी है। वो कहता है कि दास प्रथा नहीं होनी चाहिए। अब उसने आंदोलन विरोध करना शुरू कर दिया। तो उससे क्या हो गया, दास बेचने पे रोक लग गई। लेकिन जो अफ्रीकी संयुक्त राज्य अमेरिका में थे और वे उनके बच्चे जो दास वो बने रहे, यानी जो पहले से संयुक्त राज्य अमेरिका में है वो दास बने रहे, उन दासों के जो बच्चे थे वो भी दास बने रहे। संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी राज्यों ने जहां अर्थव्यवस्था बगानों पर निर्भर नहीं थी, वहां पे दास प्रथा को खत्म करने के पक्ष में दलीलें दी और उसे एक अमानवीय प्रथा बताया। मतलब जहां पे बगान वगैरह, जहाँ की अर्थव्यवस्था बगान में निर्भर नहीं होती थी, वहां पे ये बात की जा रही थी कि दास प्रथा जो है बहुत बेकार चीज है, दास प्रथा नहीं होनी चाहिए, ये अमानवीय है, मानवता के खिलाफ है, ये बहुत गलत चीज है, ऐसी ऐसी बातें करी जा रही थी। वहां पे इसको बैन लगाने की बातें की गई, ठीक है। 1861 से 1865 में दास प्रथा को जारी रखने वाले और उसके खात्मे की वकालत करने वाले राज्यों के बीच में युद्ध हो गया। यानी ऐसे देश हैं जो कहते हैं दास प्रथा को बनाए रखना चाहिए, कुछ ऐसे भी देश हैं जो कहते हैं दास प्रथा को खत्म कर देना चाहिए। अब इनकी हो गई लड़ाई। दासता विरोधियों की जीत हुई, ठीक है, जो दास प्रथा का विरोध करते थे वो जीत गए और दास प्रथा खत्म कर दी गई कि दास प्रथा नहीं होगी, किसी को गुलाम नहीं बनाया जाएगा, किसी को खरीदा नहीं जाएगा, किसी को बेचा नहीं जाएगा। लेकिन अफ्रीकी मूल के जो अमरीकी थे, ठीक है, अफ्रीकी मूल के जो अमरीकी हैं उसको नागरिक स्वतंत्रता के लिए अपने संघर्ष में विजय 20वीं सदी में मिली। यानी जो अफ्रीकी मूल के रहने वाले लोग थे जो अमेरिका में रह रहे थे, उनको इस चीज में तुरंत सफलता नहीं मिली, उनको 20वीं सदी में जाके दास प्रथा से मुक्ति मिली, ठीक है। तभी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता था, इनके साथ भेदभाव होता था। स्कूलों में, ट्रेनों में, बसों में जो दास लोग होते थे उनके लिए अलग व्यवस्था होती थी, गलत मतलब उनके साथ होता था, भेदभाव होता था। तो आप ऐसा मान लीजिए, तो इनको वो उस चीज से मुक्ति मिली काफी बाद में जाके। नेक्स्ट है कि कनाडाई सरकार के सामने एक समस्या थी जो लंबे समय तक सुलझ नहीं पाई थी। समस्या क्या थी, 1763 में ब्रिटिश लोगों ने फ्रांस के साथ हुई जो लड़ाई थी उसमें कनाडा को जीत लिया था। अब वहाँ फ्रांसीसी जो सेटलर थे वो लगातार वहाँ पे स्वायत्त राजनीतिक दर्जे की मांग कर रहे थे कि एक अलग राजनीतिक सिस्टम होना चाहिए। 1867 में कनाडा को स्वायत्त राज्यों के एक महासंघ के रूप में संगठित कर दिया गया और इस समस्या का हल कर दिया गया, ठीक है। यानी पूरे कनाडा को क्या करो, एक स्वायत्त क्षेत्र बना दो, एक स्वतंत्र क्षेत्र बना दो, ठीक है, इस तरीके से। अगला टॉपिक है अपनी जमीन से मूल बाशिंदों की बेदखली। यानी मूल बाशिंदे जो अपनी जमीन पे रहते आ रहे हैं, अब इनको इनकी जमीन से क्या किया जा रहा है, निकाल दिया जा रहा है, यानी उनको बेदखल कर दिया जा रहा है। तो इसको समझते हैं। जैसे जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी बस्ती बढ़ानी शुरू करी, यानी अपनी बस्तियों का विस्तार शुरू कर दिया, जमीन की बिक्री के समझौते पर दस्तखत कराने के बाद मूल निवासियों को वहां से हटने के लिए प्रेरित कर दिया, मजबूर कर दिया। मूल निवासियों से सिग्नेचर करवा लिए कि भाई अपनी जमीन हमें बेच दो, ठीक है, और उनको वहां से निकाल दिया, उनको बाध्य कर दिया, मजबूर कर दिया। उन्हें दी गई जो कीमत थी, यानी जमीन के बदले जो पैसा दिया गया था वो बहुत कम था।
ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं जहां अमेरिकी, ठीक है, यूएसए के जो व्यापारी थे इनके द्वारा मूल निवासियों के साथ धोखे से उनकी जमीन ले ली गई। यानी उनको धोखा देकर उनसे जमीन ले ली और पैसे देने के मामले में भी उनके साथ वादा खिलाफी कर दी। यानी बोला था कि हम तुम्हें पैसे देंगे, लेकिन उनके जमीन तो ले ली पर पैसा उनको नहीं मिला। ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल मिलते हैं। जो बड़े बड़े अधिकारी होते थे वो भी मूल बासिंदों की बेदखली को गलत नहीं मानते थे। वो कहते थे कि जिन लोगों ने पहले से रहने वाले कबीलों की जमीनें ले ली वो इस आधार पे अपने को सही ठहराते थे कि मूल निवासी जमीन का अधिकतम इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं, इसलिए उनके कब्जे में रहनी नहीं चाहिए। यानी जिन लोगों ने मूल निवासियों की जमीन छीन ली है, कब्जा लिया है, वो लोग भी ये मानते हैं कि भाई ये मूल निवासी तो इस जमीन के लायक ही नहीं थे, उनको तो खेती करनी नहीं आती, वो तो जमीन का कोई फायदा नहीं उठा रहे हैं, इसलिए हमने कब्जा कर लिया तो अच्छी बात है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा मतलब वो मानते थे। वो इस बिना पर भी मूल निवासियों की आलोचना करते थे कि मूल निवासी आलसी है, वो खेती नहीं करते हैं, ठीक है, वो बहुत आलसी होते हैं मूल निवासी, इसलिए बाजार के लिए उत्पादन करने में अपने शिल्प कौशल का इस्तेमाल नहीं करते, बाजार के लिए फसलें नहीं उगाते हैं। अंग्रेजी सीखने और ढंग के कपड़े पहनने में उनकी दिलचस्पी नहीं है। ना तो वो अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, ना वो अच्छे कपड़े पहनना चाहते हैं, ना वो सभ्य तरीके से रहना चाहते हैं, ना वो मॉडर्न होना चाहते हैं। इसलिए उनकी हमने जमीन छीन ली तो क्या गलत करा, ऐसा ये सफाई देते थे, यानी कि सबूत मतलब साक्ष्य के रूप में बताते थे। आगे देखो, कुल मिलाकर उनका कहना था कि वो मर खपने के लायक हैं, यानी मरने के लायक हैं। खेती की जमीन निकालने के लिए प्रेरी साफ की गई और जंगली भैंसों को मारा गया। प्रेरीज क्या है? प्रेरीज है घास के मैदान। अब घास के मैदान खत्म किए जा रहे हैं, खेत बनाए जा रहे हैं, और जंगली भैंस जो है उसको मारा जा रहा है, तो इन्होंने ये करना शुरू कर दिया। एक फ्रांसीसी ने लिखा है कि आदिम जानवरों के साथ साथ आदिम मनुष्य लुप्त हो जाएगा। आदिम जानवर तो आप जानते हो, जंगली जानवर वगैरह जो थे, वो उनके साथ साथ आदिम मनुष्य भी लुप्त हो जाएगा। आदिम मनुष्य का मतलब है मूल निवासी भी लुप्त हो जाएंगे। इसी बीच मूल निवासी जो थे पश्चिम की ओर धकेल दिए गए। स्थायी तौर पर अपनी जमीन उनको, ठीक है, उन्हें स्थायी तौर पे अपनी जमीन दे दी गई कि भाई ये जमीन है, लेकिन अक्सर उन्हें उस जगह से भी बेदखल होना पड़ा जो उनको जमीन मिली थी। जब उनकी जमीन के अंदर सीसा, सोना या तेल जैसे खनिज मिल जाते, कोई खनिज पता लग जाता, तो फिर उनको उस जमीन से भी भगा दिया जाता था। मूल निवासी छोटे इलाके में रह गए बेचारे कैद होकर, ठीक है, और उन छोटे इलाकों को रिजर्वेशन या आरक्षण कहा जाता था। ये ऐसी जमीन होती थी जिसके साथ उनका पहले से कोई रिश्ता नहीं था, वहां पे वो लोग पहले से रहते नहीं थे। ऐसा नहीं है कि अपनी जमीन इन्होंने बिना लड़े छोड़ दी हो, ये मत सोचना इन्होंने लड़ाई नहीं करी, ठीक है। संयुक्त राज्य की फौज ने 1865 से 90 के बीच में कई विद्रोही दमन हुए, इन्होंने विद्रोह करा, इनका दमन भी किया गया, लेकिन फिर भी इनको मजबूर होकर वो छोड़ना पड़ा, ठीक है। बात करते हैं अगले टॉपिक की, गोल्ड रश और उद्योगों में वृद्धि। अब ये गोल्ड रश क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो चलिए इसको समझते हैं कि गोल्ड रश क्या था। तो देखिए, ऐसा हमेशा से मतलब ये माना जाता था कि उत्तरी अमेरिका जो है इसकी धरती के नीचे सोना है, यानी उसकी जो भूमि है उसके नीचे सोना है, ऐसा हमेशा से माना जाता था। 1840 में संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया नामक जो स्थान है, यहाँ पे कुछ सोने के सबूत मिले। अब जब ये पता लगा पूरी दुनिया को कि अमेरिका में कैलिफोर्निया में सोने के सबूत मिल गए हैं, तो इसी घटना ने गोल्ड रश को जन्म दिया। अब ये गोल्ड रश क्या है हमको ये समझना है। तो गोल्ड रश क्या है, देखो, दुनिया में एक खबर फैल गई कि अमेरिका की भूमि में सोना दबा हुआ है, ठीक है, सोना है उसके अंदर। तो पूरी दुनिया में जो लोग अमीर बनना चाहते थे, खासकर जो रातों रात करोड़पति अरबपति बनना चाहते थे, वो अमेरिका की तरफ भगने लगे, ठीक है। क्या सोचकर आने लगे अमेरिका में कि वहां पे उनको गोल्ड मिल जाएगा और उससे उनकी किस्मत जो है वो बदल जाएगी। तो देखिए, गोल्ड रश जो है ये उस आपाधापी का नाम है जिसमें हजारों की संख्या में आतुर यूरोपीय लोग, जो यूरोप के जो लोग थे जो अमीर बनना चाहते थे, ठीक है, जो चुटकियों में अपनी तकदीर सवार लेने की उम्मीद में अमेरिका पहुंचे, यानी कि चंद मिनटों में वो करोड़पति होना चाह रहे थे, तो वो अमेरिका पहुंचे थे। इसी के चलते पूरे महाद्वीप में रेलवे लाइनों का निर्माण भी हुआ, और जिसके लिए हजारों चाइना से मजदूर बुलाने पड़े थे, ठीक है, क्योंकि रेलवे का निर्माण करना था और वहां पे व्यापार वगैरह के लिए भी कहीं ना कहीं रेलवे इंपॉर्टेंट थी। जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, यहाँ पे रेलवे का काम पूरा कब हुआ था? 1870 में।
और कनाडा जो है यहाँ पे रेलवे का काम कब पूरा हुआ था? 1885 में। एक व्यक्ति था एड्रिक कार्नेगी, स्कॉटलैंड से आया हुआ था, ठीक है। और ये जो यूएसए है यहाँ के पहले करोड़पतियों में इसका नाम आता है। इसने एक बात कही थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। क्या कहा था इसने? ये कहा था कि जो पुराने देश है वो एक घोंगे की चाल से चलते हैं। घोंगे की चाल से मतलब है बिल्कुल धीरे 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 चलते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो नया गणराज्य है ये किसी एक्सप्रेस की गति से दौड़ता है, यानी बहुत तेज वाली जो ट्रेन होती है जो बहुत तेज स्पीड में चलती है ये उसकी तरह दौड़ता है, ठीक है। तो नए राष्ट्र को इन्होंने इस तरीके से नाम दिया। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के एक खास समय में होने के पीछे कारण क्या था कि इंग्लैंड में जो क्रांति हुई थी उसके उस समय में होने का क्या कारण था, ठीक है। इस समय की बड़े किसानों ने छोटे खेतिहर को उनकी जमीन से वंचित कर दिया था। यानी जो बड़े किसान थे उन्होंने छोटे किसानों से उनकी जमीन छीन ली, उनको वहां से निकाल दिया। अब छोटे किसान जो है उनके पास जमीन नहीं है तो वो खेती कैसे करेंगे, ठीक है। उनके सामने ये समस्या आ गई। तो छोटे जो किसान थे वो कारखानों की तरफ दौड़ने लगे। कारखानों में उनको नौकरी चाहिए थी, तो नौकरी यानी खेती का काम छोड़ दिया, नौकरी की तरफ जाने लगे, ठीक है। और उत्तरी अमेरिका में, ये तो चलो हमने बात कर ली, ठीक है, ब्रिटेन की, इंग्लैंड की बात कर ली। अब बात करते हैं उत्तरी अमेरिका की। जो नॉर्थ अमेरिका है यहाँ पे उद्योग कई अलग तरह के कारणों से विकसित हुए। यहाँ पे उद्योगों के विकसित होने का कारण थोड़ा अलग है। रेलवे के साथ सामान बनाने के लिए दूर दूर की जगहों को तीव्र परिवहन के द्वारा जोड़ा जा सके और ऐसे यंत्रों का उत्पादन करने के लिए जिनसे बड़े पैमाने की खेती को आसान बनाया जा सके। तो कहने का मतलब है कि जो उत्तरी अमेरिका है यहाँ पे उद्योग विकसित हुए और उद्योगों में क्या बनाया जाता था? यहाँ पे जैसे मान लो रेलवे के जो साज सामान होते हैं वो बनाई जाते थे और मशीनरी बनाई जाती थी, ठीक है, मशीनरी जिससे कि खेती को आसान किया जा सके। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, दोनों जगहों पर औद्योगिक नगरों का विकास हुआ और कारखाने यहाँ पे बहुत तेजी से बढ़ने लगे। अब औद्योगिक नगर बन चुके थे तो जाहिर सी बात है कारखाने बढ़ेंगे। 1860 में संयुक्त राज्य अमेरिका का अर्थतंत्र जो है वो अविकसित अवस्था में था। अब ठीक 30 साल के बाद देखो कितने कम समय में, यानी 1860 में संयुक्त राज्य अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था था, अर्थतंत्र था, वो उतना विकसित नहीं था। लेकिन 1890 तक ये दुनिया का अग्रणी औद्योगिक शक्ति बन चुका था। आप सोचिए कि मात्र 30 साल में इतना आगे कैसे पहुंच गया। फिर बड़े पैमाने की खेती का भी विस्तार हुआ क्योंकि खेती जो थी बड़े पैमाने पे की जाने लगी और खेती में खासकर पैसा कमाने के पर्पज से खेती की जाने लगी थी, ठीक है। मैंने आपको बताया था आदिवासी मूलवासी जो थे वो तो बस खेती अपने गुजारे के लिए करते थे, उनको कोई मतलब नहीं था मुनाफा कमाने से। लेकिन अब इन्होंने क्या करा, खेती को बड़े लेवल पे करना शुरू कर दिया। बड़े बड़े जो इलाके थे उनको साफ किया, जंगलों को काट दिया और उनको खेतों में बना दिया, ठीक है, खेतों में कन्वर्ट कर दिया। यानी जो मान लो जंगली एरिया था सारा जंगल साफ कर दिया और उसमें छोटे छोटे इन्होंने क्या बना दिए, खेत बना दिए। 1890 तक आते आते जंगली भैंसों का भी पूरी तरीके से उन्मूलन किया जा चुका था क्योंकि जो घास के मैदान थे हमने पढ़ा था वहां पे भी खेती होने लगी थी। अब जंगली भैंसें जो थी कहीं ना कहीं वो दिक्कत करती थी, खेती को नुकसान पहुंचाती थी, तो इन्होंने जंगली भैंसों को मारना शुरू कर दिया और इस तरह शिकार वाली जो जीवनचर्या थी वो खत्म हो चुकी क्योंकि मूल बाशिंदे जो थे, एक समय ऐसा था जब मूल बाशिंदे जो थे वो कभी शिकार वगैरह कर लिया करते थे और उसी पे उनकी ज़िंदगी चल रही होती थी, ठीक है, थोड़ा बहुत खेती वगैरह कर लिया करते थे। लेकिन वो सिस्टम अब खत्म हो गया है, पहले वाला जो सिस्टम था वो खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बदलाव की लहर, इसको देखते हैं। 1920 के दशक तक संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के जो मूल निवासी थे इनके लिए कुछ भी बेहतर होना शुरू नहीं हुआ, यानी इनकी लाइफ बेकार ही चल रही थी। 1928 में लेवाइस मेरियम इनके निर्देशन में संपन्न हुआ एक सर्वेक्षण, यानी इन्होंने एक सर्वे करा था 1928 में जो पब्लिश हुआ था। उस सर्वे का नाम था द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अब इसे समझिए, जिसमें रिजर्वेशन में रह रहे मूल निवासियों की स्वास्थ्य शिक्षा सुविधाओं की दरिद्रता का बड़ा ही मार्मिक चित्र प्रस्तुत किया गया था। यानी एक इन्होंने रिपोर्ट छापी थी, सर्वे करा था जिसका नाम था द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। अब इस इंडियन को आप इंडिया भारत से मत जोड़ना, कहीं आप इसको वो इंडियन समझो, ठीक है, वो जनजातियों के लिए मूलवासियों के लिए यूज किया जा रहा है यहाँ पे शब्द। तो इसमें ये बताया गया कि जो रिजर्वेशन है यानी जो मूलवासियों को जो जगह दी गई है जहाँ पे मूलवासी रहते हैं उस जगह पे उनकी कंडीशन बहुत बुरी है। क्यों बुरी है? उनकी हेल्थ यानी हाइजीन को लेकर, हेल्थ को लेकर बहुत बुरी स्थिति है। वहाँ पे एजुकेशन नाम का कुछ भी नहीं है, मतलब शिक्षा भी उनको सही से नहीं मिल पा रही है।
बहुत बेकार स्थिति में ये लोग रहते थे, उसका एक दर्दनाक इन्होंने चित्रण किया था कि कितनी प्रॉब्लम्स में वो लोग रह रहे हैं। ठीक है, गोरे अमरीकियों के मन में मूल निवासियों के प्रति थोड़ी सहानुभूति जो थी वो जगी। अमरीकियों को लगा यार कि ये यहाँ के मूल निवासी थे, यहीं पे रहा करते थे, अब इनकी क्या कंडीशन हो गई, थोड़ा सा उनके मन में मतलब उनके प्रति थोड़ा सा सहानुभूति जगी। जिन्हें अपनी संस्कृति को पूरा पूरा निभाने से रोका जाता था और साथ ही नागरिकता के लाभों से भी इनको वंचित रखा गया है, यानी कि अपने जो इनका कल्चर था, जिस तरीके से रहा करते थे उस तरीके से इनको रहना नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, इनको कहीं ना कहीं नागरिकता वाले फायदे भी नहीं मिल रहे हैं। और इसने संयुक्त राज्य अमेरिका में एक युगांतरकारी कानून को जन्म दिया। फिर यहाँ पे कुछ डिफरेंट, कुछ बड़ा हुआ। ठीक है, 1934 का इंडियन री ऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, एक बड़ा कानून यहाँ पे आया कुछ डिफरेंट, जिसके द्वारा रिजर्वेशन यानी जहाँ पे मूलवासी रहते थे उसको जमीन खरीदने और ऋण लेने का अधिकार हासिल हुआ, क्योंकि पहले इनको ये अधिकार नहीं था, बहुत बुरी कंडीशन में रहते थे। अब क्या हुआ, इनके लिए एक एक्ट आया यानी एक कानून बनाया गया और उसमें जो मूल निवासी लोग हैं उनको अधिकार दे दिया गया कि वो जमीन खरीद सकते हैं और क्या कर सकते हैं, ठीक है, ऋण ले सकते हैं, यानी कि लोन वगैरह मिल सकता है। 1950 और 60 के दशक में जो संयुक्त राज्य अमेरिका है और जो कनाडा है, यहाँ की सरकारों ने मूल बाशिंदों के लिए किए गए जो विशेष प्रावधान थे उसको खत्म करके ये सोचा कि इससे वो मुख्य धारा में शामिल हो जाएंगे। ठीक है, कहने का मतलब है कि 1950-60 के दशक में अमेरिका में और कनाडा में वहाँ की जो सरकार थी उन्होंने क्या करा, जो मूल बाशिंदे वहाँ पे रहते थे उनके लिए जो विशेष प्रावधान वगैरह थे वो सब खत्म कर दिए उनको, ताकि वो मुख्य धारा में शामिल हो जाए। नॉर्मल जो सबके लिए रहेगा वही इनके लिए रहेगा, नॉर्मल स्थिति आ जाए। अर्थात वे यूरोपीय संस्कृतियों को अपनाएंगे। उनको ऐसा लग रहा था कि मूलवासी क्या करेंगे, अब यूरोपियन लोग वहां पे हो गए तो उनके कल्चर को अपनाएंगे, लेकिन मूल बाशिंदे जो थे वो ऐसा नहीं चाहते थे, क्योंकि मूल बाशिंदे भाई अलग तरीके से रहते आए हैं, उनका अलग एक तरीका था, अलग कल्चर था, वो अपने कल्चर से ही खुश थे। वो नहीं चाहते थे भाई अंग्रेजों की तरह, यूरोपियन की तरह नया कल्चर अपनाना वो नहीं चाहते थे, लेकिन यूरोपियन सोचते थे कि वो हमारे कल्चर को अपनाएंगे, थोड़ा हमारी तरह रहने लगेंगे। 1954 में मूल निवासियों द्वारा तैयार किए गए डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट्स में इस शर्त के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता स्वीकार की कि उनके रिजर्वेशन वापस नहीं लिए जाएंगे। ठीक है, यानी 1954 में क्या होता है, मूल निवासियों के द्वारा एक डिक्लेरेशन तैयार किया जाता है। ठीक है, उस डिक्लेरेशन में ये कहा जाता है कि हम यूएसए की जो नागरिकता है स्वीकार कर लेंगे, लेकिन एक शर्त है कि हमारा रिजर्वेशन यानी जो जगह हमको मिली है रहने के लिए वो जगह हमसे ना छीनी जाए। ठीक है, तो हम ठीक है, हम मान लेंगे, उनकी परंपराओं में दखलंदाजी नहीं की जाएगी। यानी उन्होंने एक तरह से दो शर्तें रख दी कि उनकी जमीन उनसे ना छीनी जाए और फिर उनका कल्चर जो है जैसा वो मतलब जो भी उनका कल्चर है उसमें दखलंदाजी ना की जाए। इस तरीके से इन्होंने शर्तें रखी। कुछ ऐसी ही चीजें कनाडा में भी हुई। 1969 में सरकार ने घोषणा की कि वो आदिवासी अधिकारों को मान्यता नहीं देगी। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे तो सरकार ने घोषणा कर दी है कि आदिवासी अधिकारों को मान्यता नहीं देगी। मूल निवासियों ने सुसंगठित तरीके से इसका खूब विरोध किया, क्योंकि भाई उनके अधिकार उनको नहीं मिलने वाले हैं तो जाहिर सी बात है विरोध तो करेंगे। और इन्होंने धरना प्रदर्शन किया, वाद विवाद हुई और चर्चाएं चलती रही, बहुत सारे मतलब डिबेट्स हुई इसके ऊपर। फिर 1982 में एक संवैधानिक धारा के तहत मूल निवासियों के मौजूदा आदिवासी अधिकारों और समझौता आधारित अधिकारों को स्वीकृति मिलने तक ये सवाल हल नहीं हो पाया। यानी 1982 में जाके कुछ इनकी बातों को समझा गया था, लेकिन तब तक भी इनकी कई प्रॉब्लम जो थी वो हल नहीं हो पाई थी। परंतु इन अधिकारों की बारीकियों के बारे में बहुत फैसले अभी बाकी हैं। ठीक है, पर अब ये साफ हो चुका था कि दोनों मुल्कों में, अमेरिका में और कनाडा में, जो मूल निवासी लोग रहते हैं वो 18वीं सदी के मुकाबले अपनी संख्या बहुत कम हो जाने के बावजूद अपनी संस्कृति को निभाने, अपने अधिकारों को लेकर पुरजोर दावेदारी की है। कहने का मतलब है कि इनकी संख्या बहुत कम हो गई है, जो बाहर से बसे हुए लोग हैं, यूरोपियन लोग हैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है, वो बहुसंख्यक है, ये अल्पसंख्यक हो गए, लेकिन फिर भी अपने कल्चर के लिए, अपनी संस्कृति को निभाने के लिए और अपने अधिकारों की मांग करने के लिए मांग करते रहे ये। ठीक है, और मजबूती से अपनी मांग इन्होंने उठाई है। और ख़ास तौर से कनाडा में अपनी जो पवित्र भूमि थी इस पर अधिकारों के लेकर भी इन्होंने दावेदारी करी है कि भाई ये हमारी भूमि थी, इस पे हमारा अधिकार है। इस तरीके से ऐसी दावेदारी 1880 के दशक में उनके जो पुरखे थे यानी उनके जो पूर्वज थे वो नहीं कर पाए थे, लेकिन इन्होंने अपनी दावेदारी करी। अब ऑस्ट्रेलिया देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया का मैप है, इसको समझते हैं। उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका की तरह ही ऑस्ट्रेलिया जो है
यहाँ पे भी भाई मूलवासी रहा रहा करते थे। तो यहाँ पे अगर हम देखें मानव निवास का इतिहास तो बहुत पुराना है, ठीक है। जो शुरुआती मनुष्य है या आदि मानव, जिसको एबोरिजिनीज कहा जाता है, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया में 40,000 साल पहले आने शुरू हो गए थे। और ये ऑस्ट्रेलिया में एक जो भू सेतु है, एक पुल है, उससे जो जुड़ा हुआ न्यू गिनी है, यहाँ से ये लोग आया करते थे, ठीक है। और मूल निवासियों की अपनी परंपराओं के हिसाब से वो ऑस्ट्रेलिया आए नहीं थे, वो तो कहते हैं कि हम तो यहीं के हैं, ठीक है। मूल निवासी ये कहते हैं हम नहीं आए कहीं से, हमारा जन्म यहीं हुआ है, हमारे पूर्वज यहीं जन्मे और हम हमेशा से ऑस्ट्रेलिया के रहे हैं। जो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी थे वो ये मानते हैं। 18वीं सदी के आखिरी दौर में ऑस्ट्रेलिया में मूल निवासियों के 350 से लेकर 750 तक समुदाय थे, कबीलों वगैरह में रहा करते थे, इनके समुदाय थे, ठीक है। हर समुदाय की क्या होती थी, अपनी भाषा होती थी। इसमें 200 भाषाएं आज भी बोली जाती है, कबीलाई भाषाएं जो इनकी होती हैं। देसी लोगों का एक और विशाल समूह जो था वो उत्तर में रहता था, जिसमें टॉरस स्ट्रेस टापुवासी कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया की बड़ी आबादी जो थी वो छितराई हुई थी, मतलब इधर बिखरे, आधे उधर बिखरे, थोड़े उधर बिखरे, इस तरीके से। और आज भी वहाँ के ज़्यादातर शहर जो है वो समुद्र तट के साथ साथ आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, ज़्यादातर। जहां 1770 में ब्रिटिश लोग पहली बार पहुंचे थे, क्योंकि बीच का इलाका जो था वो शुष्क भूमि होता था, क्योंकि वो समुद्र से जाते थे तो वो तट वाले इलाके पे ही पहुंचते थे। ऑस्ट्रेलिया में यूरोपीय जो आबादकार है, जो सेटलर है, ठीक है, वो मूल निवासियों और जमीन के बीच आपसी रिश्तों का किस्सा उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के किस्से के कई बिंदुओं पर मिलता जुलता है। कहने का मतलब है जैसे उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका में था सेटलर और इनका रिलेशन था, वैसा ही कुछ कुछ मिलता जुलता है यहाँ पे भी है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे इसकी शुरुआत जो थी वो 300 साल के बाद हुई थी। मूल निवासियों के साथ हुई मुलाकात को लेकर कैप्टन कुक और उनके जत्थे के ब्यौरे के बारे में समझते हैं। देखिए, मूल निवासियों के दोस्ताना व्यवहार के बारे में उन्होंने उत्साहपूर्वक बताया है कि जब एक मूल निवासी ने कुक की हत्या कर दी, तब ब्रिटिशों का रवैया जो था वो पूरी तरीके से उलट गया। कहने का मतलब है कि हमने क्या पढ़ा था स्टार्टिंग में, अगर आपको याद हो, कि जो शुरू शुरू में जो यूरोपियन आते थे, यूरोपियन जब भी यहाँ पे आते थे तो उनके जो रिश्ते होते थे उनके साथ बहुत अच्छे होते थे, दोस्ताना व्यवहार होता था, ठीक है। इसके बारे में हमने पढ़ा है। लेकिन एक घटना ऐसे हो गई कि एक मूल निवासी था, उसने जो कुक है उसकी हत्या कर दी, ठीक है। अब जब एक अंग्रेज की हत्या कर दी, इसके बारे में जब अंग्रेजों को पता लगा तो उनका जो रवैया था वो मूल निवासियों के प्रति बिल्कुल बदल गया था। लेकिन शुरू में कैसा रवैया होता था, ये बहुत दोस्ताना तरीके से एक दूसरे से मिला करते थे, ठीक है। ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया, अगर आपने शुरू में ध्यान दिया हो तो हमने ये सारी बातें बता दी है वहां पे। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की। यूरोपीय लोगों के आगमन को सभी मूल बासिंदों ने खतरे की तरह नहीं देखा, क्योंकि मूल बासिंदे जो थे ना वो नहीं समझते थे, वो मासूम थे, भोले थे, आप ऐसा मान लो। उन्हें नहीं पता था कि यूरोपियन जो है उनके दिमाग में क्या है। यूरोपियन अपने दिमाग में एक चीज लेके गए थे, उनको प्रॉफिट कमाना है, उनको फायदा कमाना है, ठीक है। लेकिन जो मूल निवासी थे वो उनको अपना दोस्त की तरह मानते थे। ब्राजील में पुर्तगाली कैदियों को बसाने का जब प्रयोग तब जाकर बंद कर दिया गया जब उनके हिंसक बर्ताव ने मूल निवासियों के प्रति हिंसा पर उतारू कर दिया, ठीक है। ब्राजील में क्या था, पुर्तगाली कैदी वगैरह जो थे, इन्होंने एक और तरीका अपनाया था। जो पुर्तगाल के कैदी थे, जो बेकार मतलब लोग थे, उनको उन्होंने ब्राजील में बसाना शुरू कर दिया, यानी दक्षिणी अमेरिका में बसाना शुरू कर दिया, ठीक है। और ये प्रयोग कर रहे थे, ये तब जाके इन्होंने बंद करा जब इनके हिंसक बर्ताव ने मूल निवासियों के प्रति हिंसा पर उतारू हो गए। फिर अब ये जो थे पुर्तगाली कैदी थे, ये कैदी जो थे ये बेकार लोग थे, हिंसक थे। अब इन्होंने वहां के मूल निवासियों के साथ ही हिंसा शुरू कर दी। अब जब मूल निवासियों के साथ हिंसा शुरू कर दी तो जाहिर सी बात है विरोध हुआ होगा, तो इसलिए फिर उन्होंने ये प्रयोग बंद कर दिया। ब्रिटिश ने, अंग्रेजों ने स्वतंत्र होने तक अमेरिकी उपनिवेशों में यही तरीका अपनाया और फिर उसे ऑस्ट्रेलिया में भी जारी रखा, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया के ज्यादातर शुरुआती आबादकार जो थे, यानी जो सेटलर थे, जो वहां से परमानेंट बसा दिए जाते थे, इंग्लैंड से निर्वासित होकर आए थे, ज्यादातर इंग्लैंड से आए थे, ठीक है, भाग कर आए थे, आप ऐसा मान लो वहां से, और यहाँ पे बस रहे थे। और उनके कारावास पूरा होने पर ब्रिटेन वापस ना लौटने की शर्त रखी गई थी, यानी जो जेल में सजा प्राप्त हो रखे हैं तो उनको यहाँ भेज दिया जाता था कि तुम तो भाई हमारे देश के लिए खतरा हो, वहां जाओ, यहाँ मत आना दोबारा, ठीक है। और उनको ये भी कहा था कि सजा पूरे होने पर भी ब्रिटेन में वापस लौटना नहीं है तुम्हें, और ऑस्ट्रेलिया में स्वतंत्र जीवन जीने की इजाजत दे दी गई कि ऑस्ट्रेलिया में जाके तुम स्वतंत्र रह सकते हो, यहाँ ब्रिटेन में वापस मत आ जाना। इस तरीके से अपने क्षेत्र से इतने भिन्न इलाकों में किसी भी तरह के सहारे के बिना जीवन जीना, ठीक है,
थोड़ा मुश्किल था। और इन्होंने खेती के लिए जो जमीन जो इनको मिली थी वो मूल निवासियों को निकाल बाहर करने में इनको कोई झिझक नहीं दिखलाई। ठीक है, इन्होंने वहाँ के मूल निवासियों को, जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं, उनको भगा दिया वहाँ से। इनको कोई मतलब झिझक नहीं थी उनको भगाने में। यूरोप, जो यूरोपीय बस्ती है, इसके तहत ऑस्ट्रेलिया का जो आर्थिक विकास है वो अमेरिका जितना भिन्नतापूर्ण नहीं था। यानी जो ऑस्ट्रेलिया में जो आर्थिक विकास था वो अमेरिका की तरह मतलब भिन्नता नहीं थी उसमें। भेड़ों के विशाल फार्म और खाने, उसके पश्चात मदिरा बनाने के लिए अंगूर का बाड़ा, गेहूं की खेती एक लंबी अवधि में और काफी परिश्रम से यहाँ पे विकसित हो पाई थी। इन्होंने क्या करा, ऑस्ट्रेलिया की संपन्नता की बुनियाद तैयार करी, ऑस्ट्रेलिया को संपन्न बनाने का काम किया। जब राज्यों को मिलाया गया और 1911 में ऑस्ट्रेलिया की एक राजधानी बनाने की योजना चली, तब उसके जो वूल व्हीट गोल्ड है, इसके नाम का सुझाव दिया गया उसको, मतलब इस नाम का सुझाव दिया गया। ठीक है, आखिरी टॉपिक है हमारा बदलाव की लहर। ये टॉपिक हमारे दो बार हैं। ठीक है, इसको देखते हैं। 1970 के दशक से उत्तरी अमेरिका की तरह ही यहाँ भी मूल निवासियों को एक नए रूप में समझने की चाहत जग चुकी थी कि मूल निवासियों के बारे में समझा जाए। उनकी जो विशिष्ट संस्कृति थी, इनको एक अलग संस्कृति वाले, विशिष्ट संस्कृति वाले समुदाय के रूप में देखा गया। प्रकृति और जलवायु को समझने की विशिष्ट पद्धति के रूप में, ठीक है, इसको समझा गया। और ऐसा माना गया कि ये लोग जो है ये प्रकृति को समझते हैं, ये लोग जलवायु को समझते हैं। ठीक है, और इसको अच्छे से समझा गया। उन्हें ऐसे समुदाय के रूप में समझना था जिनके पास अपनी कथाएं हैं, अपनी कपड़ा साजी, कपड़ा बनाने की एक तकनीक है, उस पर चित्रकला, हस्तशिल्प का इनके पास कौशल है। ठीक है, ये सारी चीजें ये लोग जानते थे। इस नजरिए से इनको देखा गया। हेनरी रेनॉल्ड्स जो हैं, इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है वाइट वरंट वी टोल्ड। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या बताया, इसमें इस किताब में इन्होंने बताया कि ऑस्ट्रेलियाई इतिहास लेखन के उस ढर्रे की इन्होंने भर्त्सना करी है। ठीक है, जिसमें कैप्टन कुक की खोज से ही इतिहास की शुरुआत मानी जाती है। यानी कैप्टन कुक ने जो खोज करी थी तब से इतिहास माना जाता था, इसको इन्होंने गलत साबित कर दिया। ठीक है, उसके बाद मूल निवासियों की संस्कृतियों का अध्ययन करने के लिए विश्वविद्यालयी विभागों की स्थापना की गई। यानी इनका जो कल्चर था उसको स्टडी करने के लिए पूरा का पूरा डिपार्टमेंट बनाया गया। ठीक है, आर्ट गैलरीज जो थी, इसमें देसी कलाएं जो थी, उसमें जो भी चीजें थी वो शामिल की गई। देसी संस्कृति को समझाने वाले जो कल्पनाशील तरीके हैं, उससे सज्जित कमरों के लिए संग्रहालय वगैरह के लिए जगह बनाई गई, मतलब म्यूजियम बनाए गए जहाँ पे इनकी चीजों को रखा जा सके। और मूल निवासियों ने अपने जीवन इतिहासों को लिखना शुरू किया। और ये सब एक अद्भुत प्रयास था, और ये प्रयास समय के साथ शुरू हुआ था, क्योंकि एक समय ऐसा था जब मूल निवासियों को कोई देखना भी पसंद नहीं करता था, इनको इनकी जमीन से निकाला जा रहा था। अब क्या है, इनकी कल्चर को समझने के लिए विश्वविद्यालय में एक डिपार्टमेंट बनाया जा रहा है, इनकी चीजों को संभाल के म्यूजियम में रखा जा रहा है। ठीक है, इनके बारे में लिखा जा रहा है। अब थोड़ा इनकी वैल्यू यहाँ पे ज्यादा दी जाती है इनको। अगर मूल निवासियों की संस्कृतियों की अनदेखी ऐसे ही जारी रहती तो इस समय तक उसका काफी कुछ जो था वो कहीं ना कहीं लोग भूल चुके होते, किसी को पता ही नहीं चलता कि भाई मूल निवासी कौन थे, उनके साथ क्या हुआ। फिर 1974 में बहुसंस्कृतिवाद ऑस्ट्रेलिया की राजकीय नीति रही। ठीक है, इनकी एक मतलब पॉलिसी थी जिसमें बहुत सारी संस्कृतियां थी, अलग अलग कल्चर थे, उसको मान्यता दी जाती थी, जिसने मूल निवासियों की जो संस्कृति थी और यूरोप और एशिया के जो अप्रवासी थे उनकी अलग अलग तरह की संस्कृतियों को समान आदर दिया गया। यानी कि देखो, अब ऑस्ट्रेलिया जो है यहाँ पे मूल मूल जो वासी हैं वो भी रहते हैं, और यहाँ पे यूरोप से आए हुए लोग भी रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे और एशिया से आए हुए लोग भी रहते हैं। तो सभी का कल्चर अलग अलग है, तो यहाँ पे सभी के कल्चर को समान आदर दिया जाता है, किसी के साथ, किसी के कल्चर के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, ऐसी इनकी पॉलिसी है। 1970 के दशक तक जब संयुक्त राष्ट्र संघ दूसरी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की बैठक में मानव अधिकार शब्द सुनाई पड़ने लगा, यानी इस समय तक तो मानव अधिकार शब्द भी यूज में आने लगा था, तब ऑस्ट्रेलियाई जनता को यह महसूस हुआ कि संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा और न्यूजीलैंड के विपरीत ऑस्ट्रेलिया में जो यूरोपीय लोग हैं उनके द्वारा किए गए जो भूमि अधिग्रहण है, ठीक है, और इसको औपचारिक बनाने के लिए जो मूल निवासियों के साथ कोई समझौता पत्र तैयार नहीं किया गया, इसके बारे में लोग सोचने लगे कि किस प्रकार से बाहर के लोग यहाँ पे आए, उन्होंने इनकी जमीन को अपने कब्जे में ले लिया, बदले में इनको कुछ मिला भी नहीं। ठीक है, तो ये चीजें अब लोग समझने लगे थे। सरकार हमेशा से ऑस्ट्रेलिया की जमीन को टेरा न्यूलियस, ठीक है, टेरा न्यूलियस कहा करती थी।
इसका मतलब है जो किसी की नहीं है, यानी ऑस्ट्रेलिया की जमीन जो है वो किसी की नहीं है। इसके अलावा यहाँ जो आदिवासी वगैरह थे, उनके जो रिश्तेदार वगैरह थे, ठीक है, और यहाँ पे जो मिश्रित रक्त वाले थे, जो कि मूल निवासी हो गए, यूरोपीय हो गए, इनके जो बच्चे हो गए, इनका एक लंबा इतिहास रहा है, ठीक है, बहुत लंबा इतिहास रहा है। इन सवालों पर खड़े हुए आंदोलन के कारण यहाँ पे जांच शुरू हुई और दो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। एक फैसला तो ये था जो इस बात को मान्यता देना है कि मूल निवासियों का जमीन के साथ जो उनके लिए पवित्र है, ठीक है, यानी मूल निवासियों का रिश्ता जो उनकी जमीन के साथ है, जिस जमीन को वो पवित्र मानते हैं, अपना मानते हैं, जिसके साथ उनका ऐतिहासिक संबंध रहा है क्योंकि कई पीढ़ियां उनकी यहीं रहती थी, इसका आदर किया जाना चाहिए। ठीक है, मूल निवासियों की इस भावना का आदर किया जाना चाहिए कि उनकी जमीन उनकी है और उनकी जमीन पर वो हमेशा से रहते आए। तो पहली चीज तो ये थी। दूसरी बात ये थी कि पिछली गलतियों को धोया तो नहीं जा सकता, जो गलती हो गई वो तो हो गई, लेकिन गोरों और रंग बिरंगे लोगों को अलग अलग रखने की कोशिश करके बच्चों के साथ जो अन्याय किया गया है उसके लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगी जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा अन्याय किया गया है लोगों के साथ। ठीक है, तो उसके लिए माफी मांगी जानी चाहिए। तो यहाँ पे अपना ये चैप्टर खत्म हो जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थोड़ा बड़ा चैप्टर है, बाकी नेक्स्ट चैप्टर जल्दी करा देंगे ताकि आपका सिलेबस ही खत्म हो जाए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।